पृष्ठीय तनाव के कारण ऊपर की तरफ जाता है। एक बात में समझा। दूसरा कारण में समझा था बच्चों कि पानी का जो अणु है वो कांच को ऐसे दिखता है, ऐसे उसकी तरफ ऐसे पकड़ता है, इस तरह वो एक्चुअली अडेसिव बल के कारण भी ऊपर जाता है, ऐसे मैंने समझाया था। तो पृष्ठीय ऊर्जा लिखो, लास्ट में फॉर्मूला लिखवा दे बेटा। आपको लिक्विड ड्रॉप है ना, या बुलबुला था, या पानी वाला बुलबुला था कि या साबुन वाला था, उसका मैंने फार्मूला नहीं बना था क्योंकि उसका अब लेंथ नहीं ले सकते, लंबाई नहीं ले सकते, उसका क्षेत्रफल लेना पड़ता है। इधर देखा जाएगा पृष्ठीय ऊर्जा क्या होता है। देखो उसको बोलते हैं जो सरफेस एनर्जी में SE लिखूंगा, है ना। सरफेस एनर्जी ऐसा सर तनाव गुणा में एरिया। एरिया कौन सा बच्चों? ये पृष्ठीय है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको लिखा जाता है बच्चों आपका पृष्ठीय ऊर्जा क्या आ जाएगी सर? पृष्ठीय तनाव ले लो, गुणा में कर लो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा लेना? पृष्ठीय एरिया आपको लेना, वही आपको गुणा करेगा आएगा। कैसे काम आता है? ऐसे काम आता है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास बलून है, बलून की रेडियस आपकी R1 है, ऐसे ही मार रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ बस। फूक मारेंगे, सही में फूक मारते हैं तो आपका जो है ऐसा ऐसा त्रिज्या जो बढ़ के वो R2 हो जाती है। यदि मुझे कोई बोलता सर आपने बलून को R1 से R2 त्रिज्या तक फैला दिया, आपको कुछ काम करना पड़ा होगा, उस काम का मान बताओ, कितना वर्क आपको करना पड़ा। तो वर्क निकालना तरीका क्या होता है बच्चों? फाइनल वाली अंतिम वाली सरफेस एनर्जी निकाल लो, फाइनल पृष्ठीय ऊर्जा निकाल लो, प्रारंभिक पृष्ठीय ऊर्जा आप निकाल लो बच्चों। जितना इनका अंतर होगा वही आपका क्या कार्य है। दोबारा सुनो बच्चों, ये कहाँ काम आएगा बेटा? जहाँ आपको अलग अलग संभावनाएं कि एक बब्बल है, एक बुलबुला है, उसकी त्रिज्या पहले 5 सेंटीमीटर थी, 5 से आपने 10 सेंटीमीटर कर दिया है, कितना काम आपको करना पड़ा। तो मैं क्या करूँगा बच्चों? मैं आपको पृष्ठीय तनाव गुणा में क्षेत्रफल करूँगा, एक बार बच्चों अंतिम वाला, एक बार प्रारंभिक वाला। मान लो बच्चों आपका पहले वाला आया 100 जूल, बाद में आया आपका 200 जूल। सर 100 जूल से 200 जूल कैसे हुआ? हमें बाहर से काम किया होगा। इसका मतलब क्या है सर? पृष्ठीय ऊर्जा का अंतिम का और प्रारंभिक का जो अंतर होता है उसे क्या किया जाता है? कार्य कहा जाता है। सही है क्या? और कहाँ कहाँ काम आता है? और यहाँ काम आता है बच्चों, जैसे एक बहुत बड़ी बूंद है, पानी की एक बूंद है, उसने अपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो टुकड़ों में तोड़ा गया तो तब उसमें आपको कितना काम करना पड़ा। इस टाइप की बात जहाँ वर्क आपसे पूछेगा ना, कार्य कितना किया गया, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ध्यान देना बस। सर पृष्ठीय ऊर्जा निकालनी, एक बार अंतिम में एक बार प्रारंभिक में, जो भी अंतर होगा वही आपका कार्य है। सही है क्या? पृष्ठीय ऊर्जा का एक ही फार्मूला बच्चों, तनाव गुणा में पृष्ठीय तनाव गुणा में क्षेत्रफल। सही है क्या? एक लाइन आप लिखो बच्चों, यह है पृष्ठीय ऊर्जा SE, उसके ब्रैकेट और यह है पृष्ठीय तनाव और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल है। यह है पृष्ठीय तनाव और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल है। वहां लिख लो बेटा T गुणा में क्षेत्रफल, है ना। T गुणा में क्षेत्रफल जब लिखोगे तो यूनिट भी आ जाएगी बच्चा, जूल यूनिट आएगी। सिंपल, जैसे ऊर्जा लिखा तो वैसे भी सीधी बात, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है बच्चा? जूल। डायमेंशन बनाओ M1L2 T-2, लिखने की जरूरत भी नहीं। कैसे यूज कर रहा हूं आपको समझा रहा हूं। एक छोटा सवाल देखो, दिए गए चित्र के अनुसार, सीधा सवाल देखो बेटा, दिए गए चित्र के अनुसार तार A को 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर सरकाया जाता है। तार A को 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर सरकाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करें। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करें। बच्चों एक बार यहां देखो, आप कैसा मैं बोला बच्चों, आपके पास एक फ्रेम था, फ्रेम आपने शॉप में दबा दिया और ऐसा यहाँ से या वह 3 से 5 सेंटीमीटर आपने कर दिया है। ये वाली लंबाई में हमेशा पहले भी 4 सेंटीमीटर था बच्चों, और बाद में भी 4 सेंटीमीटर में रखा है। कितना कार्य किया गया वो आपको निकालना। दोबारा देखो बच्चों, मैंने बोला ये जो आपने बीच में ना बेटा, ये आपका साबुन है। साबुन का जो एक पतली सी परत बनी हुई, देखो कैसा बनता है। जैसे बच्चे खेलते हैं वो वाली कहानी होती है। हमने क्या किया, एक फ्रेम है, ये स्क्वायर आपका फिक्स है, एक तार है, ऐसे लगाया मैंने। अब जब कपड़े धोते हैं ना उसमें ऐसे डुबाया तो पतली सी फिल्म बनी हुई है। धीरे धीरे तार को दूर किया, ये टूटी नहीं पर तब भी है। ज़्यादा दूर करें टूट जाएगी मैं जानता हूँ, लेकिन हल्का धीरे धीरे सरकाया मैंने। पहले 3 सेंटीमीटर दूरी से मैंने 5 तक ले गया। कुछ काम करना पड़ा, वहाँ करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा वो आपको निकालना है। इस प्रक्रम में कितना काम करना पड़ा निकालना है। तो बच्चों वहाँ काम करना पड़ा, तो इसका आप क्या बोलेंगे? सर काम करना पड़ता है तो हम लेंगे फाइनल वाली
पृष्ठीय ऊर्जा और बच्चों प्रारंभिक वाली पृष्ठीय ऊर्जा। सर पहले क्या टी का मान जो भी दिया हुआ दे दूंगा थोड़ी देर में मैं। सर आपका फाइनल एरिया और आपका इनिशियल एरिया। बच्चों यहाँ भी वही आपको डाउट आएगा, सर मैं कब लेंथ, जैसे वहाँ L और 2L कब लेते थे, मैं देखता सर तार है फ्रेम है तो 2 लेना पड़ता था, जब आपकी चकती थी तो आप सीधा 1 गुना लिया था, लेकिन जब आपका वैल्य था बच्चों 2 लेना पड़ता है। याद है आपको रिंग के अंदर भी बाहर भी सेम कहानी यहाँ भी होती है बच्चों। साबुन की जब भी ये बनेगी परत, साबुन की जब बनेगी आपको 2 लेना पड़ेगा, दोनों ही तरफ आपका ओपन होता है, दोनों ही तरफ ओपन। इसलिए बच्चों यहाँ पे साबुन लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों साबुन लिखा हुआ है इसलिए मैं गुणा में 2 कर रहा हूँ। टी का मान दे रहा है कुछ भी, जैसे 2 गुणा में टी की 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति मीटर से दे दिया। सोल्व करेंगे 2 गुणा में 2 10 की पावर -3। सर आपका ये कौन सा एरिया बेटा, अंतिम एरिया कितना, 4 गुणा में 5 दैट इज 20। ये कितना बच्चों 4 गुणा में 3 12। लेकिन सेंटीमीटर तो मैं क्या करता हूँ 10 की पावर -4, क्योंकि आपने क्या किया है सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग है इसलिए मैंने मीटर में बना, ऐसे बना। देखो फिर उत्तर आपका क्या आ जाएगा सर, ये 4 गुणा में 10 की पावर -3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 गुणा में 10 की पावर -4। सर ये 3 आपका 3.20 10 की पावर -6 जूल। सही है क्या सर? बहुत कम सा वर्क करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा होगा। अरे तार को यहाँ से यहाँ हिलाने में कितना काम करना पड़े, मामूली सा, वही इतना मामूली सा आंसर भी आ रहा। सही है क्या? बना शाबाश। छोटा सवाल करके दिखाऊंगा आपको, अंदाजा लगेगा। बच्चों साबुन जहां दिखाई देगा ना वो साबुन या साबुन का बोला आपको 2 गुना लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अंदर बाहर दोनों साइड फ्री होता है। लिक्विड बोलता नहीं लेना पड़ेगा तो साबुन में लेना पड़ेगा ना। छोटा सा सवाल मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, प्रैक्टिकल सवाल है। आप ये ऐसा एहसास भी कर सकते हो बच्चों, ज़्यादा गर्म पानी आपको लगता है तो आप जब फवारे में नहाते हो तो जब आपका छोटा सा पानी की ड्रॉप टूट के आती है, बड़ी ड्रॉप की बजाय छोटी छोटी जब ड्रॉप होती है ना, हमें पानी थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा लगता है। उसका कारण क्या है, उसको कैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ आपको समझा रहा हूँ। देखो एक बार अच्छे से बच्चों, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको कि बेटा आपका बड़ी ड्रॉप का, चल लिखो, बड़ी बूंद का n छोटी बूंदों में टूटना, छोटा n लिख लेना बेटा। बड़ी ड्रॉप का, बड़ी ड्रॉप ली बच्चों मैंने n, आपकी एक बड़ा r त्रिज्या है, n छोटी ड्रॉपों में टूटना, n नंबर ऑफ ड्रॉप ले, छोटी रेडियस r, ऐसा r त्रिज्या है, कैपिटल R है पहले, बाद में छोटी छोटी टूट के छोटी छोटी r त्रिज्या बन गई। कोई बोलता है 100 सेंटीमीटर की एक बूंद थी, आपने 1 सेंटीमीटर की 100 बूंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, या उस प्रक्रम में हमें कितना काम करना पड़ा, इस टाइप से पूछता है। ये भी पूछ सकता है बच्चों कितना आपका तापमान में गिरावट या बढ़ावा हुआ। देखो अच्छे से सर, एक बात मैं जानता हूं सर, जो भी आयतन आपका था आपने पानी का परिवर्तन नहीं किया, 4/3 पाई r³ पहले भी है और बाद में क्या आएगा बेटा n गुणा में 4/3 पाई r³। सही है क्या सर? आप इसको रिलेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, बड़े r की वैल्यू आ जाएगी n की पावर 1/3 गुणा में छोटा r। सही है क्या? या बच्चा ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, छोटा r तो ऐसा कैसा रहेगा, इस टर्म में हमने लिख दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों बेटे सवाल में आपको बड़ी r की त्रिज्या दी हुई है, आपको छोटा नंबर दे दिया, 100 तोड़ दिया ऐसे, तो n आपको दिया हुआ, छोटा r नहीं दिया हुआ। सर कितना कार्य करना पड़ा मैं जानता हूँ। सर आप एक काम करो, अंतिम वाली आप सरफेस एनर्जी और प्रारंभिक की निकाल लो। सर कैसी बूंद मैंने बोला बेटा, बूंद बोला, लिक्विड की बोला, द्रव की बोला, बूंद। सही है क्या? बूंद लिक्विड की हो सकती है सर, साबुन की बूंद नहीं हो सकती ना, साबुन का बुलबुला होता बच्चों, बूंद नहीं होती। सही है क्या? दोबारा आप देखो सर, ये आ जाएगा टी गुणा में सरफेस एरिया क्या आएगा 4 पाई r फाइनल का स्क्वायर माइनस, सर यहाँ क्या आ जाएगा n, क्योंकि कई बूंदे हैं बच्चों, n बूंदे हैं, और ये क्या आ जाएगा आपका एरिया। सही लिखा क्या मैंने? अरे 4 पाई बड़ा r² पहले का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बाद का कितना सर 4 पाई छोटा r², क्योंकि n है तो मैंने गुणा में n भी किया। सर इसको ऐसे रख लो 4 पाई t, बच्चों बड़ा r को ऐसा ही रखा आपने, चलो r फाइनल स्क्वायर, मतलब फाइनल क्या बच्चों आपके पास n गुणा में r², और इनिशियल क्या रहा बच्चों ऐसा। सही लिखा आप बच्चों। अब क्या करें बेटा, n को ऐसा ही रखो, छोटे r को लिख लिया आपने बड़ा r² बटे में r की पावर 2/3 और माइनस में r²। सही लिखा मैंने। फिर ऐसा किया बेटा t ऐसा कैसा 4 पाई r², ऊपर n की पावर 1 है, ये 2/3 तो कैंसिल हो, क्या बच जाएगी 1/3। बच्चों ये आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और इसके कारण आपको अलग तरीके से भी रीअरेंज किया हो सकता है। आप डिवाइड मल्टीप्लाई बटे में r कर लो बेटा, 3r। तो यदि आप ऐसा, ये भी करेक्ट आंसर है। हो सकता है बच्चों आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3r और 3r कर दे। ऐसा क्यों कर दे? क्योंकि बच्चों मैं जानता हूँ 4/3 पाई r³। देखो बच्चों 4/3 पाई r³, तो ऐसा लिखा जा सकता था t ऐसा कैसा 4/3, ये आपकी v हो गई,
सर बटे में आपका आर बच गया, उसको बटे में आर छोड़ दो। सर गुणा का 3 बच गया, 3 छोड़ दो। बच्चों इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पहले वाला भी याद करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम का पृष्ठीय क्षेत्र आप निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। पहले का आप बच्चों जितना भी आपका डिफरेंस आएगा उतना ही आपका आंसर है, बात खत्म। सर इससे तापमान बढ़ता कि घटता है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। सर आपने जब बूंद को तोड़ा उससे तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? बच्चों ऐसे आप सोचो, सर ये मुझे वर्क डन का वैल्यू तो आपको धनात्मक दिखाई देता है, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी वैल्यू क्या आएगी, 100, 250, 3, 100 ज़्यादा ही आएगी। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों कैसे मैं बोल रहा हूँ तापमान घटता है। लिखवाऊंगा नोट में मैं, तापमान घटा और कितना घटा और क्यों घटा समझा रहा हूँ। बच्चों तापमान इसलिए घटा, पहले पानी की एक बूंद थी बेटा, उस बूंद की मान लो आंतरिक ऊर्जा 100 जूल है। पहले आपकी एक बूंद थी, मान लो उसकी आंतरिक ऊर्जा 100 जूल है। उस बूंद को तोड़ने में कुछ काम करना पड़ा, तो 100 जूल में से 20 जूल चला गया काम में, तो आंतरिक ऊर्जा बाद में कितनी बच गई, 80 जूल। और आप जानते हो बच्चों आंतरिक ऊर्जा किसका फंक्शन होता है, तापमान का। जब आंतरिक ऊर्जा कम हुई तो तापमान भी क्या होगा, कम। सर कितना कम हुआ ये बताओ, कितना कम हुआ? देखो सर 4 ये आपका आ गया था वर्क का फॉर्मूला। सर कितना कम हुआ बेटा? पानी का बूंद बनने के बाद पहले में बाद में क्या फेज का परिवर्तन हुआ? क्या उसका बच्चों फेज चेंज हुआ? नहीं बच्चों। उष्मा के मैं 2 ही फॉर्मूले जानता हूं, या तो mc डेल्टा टी या तो ml। क्या ml मैं यहां लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों सर? क्योंकि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया बेटा यहाँ, mc डेल्टा टी। आपने खुद ही बोला सर आप डेल्टा टी बता दो, तो t 4πr², n की वैल्यू 1/3 और 30। सर द्रव्यमान क्या लोगे? द्रव्यमान मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूं पानी की बूंद घनत्व है और आपके पास बच्चों आयतन भी है, और c डेल्टा टी। वो तो 4π और 4πr का स्क्वायर और ये कैंसल। डेल्टा टी का मान क्या आ जाएगा बेटा, 3t n की पावर 1/3 माइनस 1, और ये कितना बच जाएगा बच्चों आपके पास r, और ये कितना बन जाएगा c। सही बनाया क्या? आपको कुछ याद है बच्चों? थोड़ा सा भी याद है तो रेडिएशन में ऐसा कुछ बनता था। रेट ऑफ कूलिंग आप कैसी बनती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि स्फीयर है तो रो भी है, आर भी है, सी भी। रेडिएशन में आया था रेट ऑफ कूलिंग में। यहाँ तक आप कुछ बनाओ पहले वाला, इसमें नोट लिखवाता हूँ, ये आप बनाओ। तापमान घटेगा, एक बात कितना घटेगा ये अल्टा जी मारना, मैं आंतरिक और प्रारंभिक ऊर्जा का अंतर निकाल लूंगा, उसको mc डेल्टा टी के बराबर अपने आप उत्तर आ जाएगा। तापमान क्यों घट रहा है सर? कुछ आंतरिक ऊर्जा का हिस्सा कार्य में कन्वर्ट होगा, इसलिए आपका तापमान कम होगा। सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है बच्चों की, पानी की एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की बूंद थी और 64 बूंद वेट उठी, कितना कार्य करना पड़ा? टी का 4πr² दिया हुआ, n की पावर आप n की जगह पुट कर दो, 64 उत्तर आ जाएगा। सीधे सवाल इसमें बनता जब भी बनेगा। बना बच्चों आपने? ये लिखो नीचे, नोट में लिखवाता हूँ, नोट नीचे आप लिखो बच्चों। जब एक बड़ी बूंद कई छोटी बूंदों में टूटती है इसका तापमान कम हो जाएगा। जब एक बड़ी बूंद कई छोटी बूंदों में टूटती है इसका तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा कार्य में बदल गया, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा कुछ हिस्सा कार्य में बदल गया। बच्चों जब भी अपने में 2 चीजों में आ गया बेटा, बूंद हो सकती है, या बच्चों साबुन का बुलबुला हो सकता है, या तो बच्चों एयर का बुलबुला, वायु का बुलबुला। वायु का बुलबुला कैसे होता है? जब कोल्ड ड्रिंक में फूंक मारते हैं वो वाला। ये आपको समझा दिया था बच्चों। लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस है, साबुन के बुलबुले में 2 फ्री सरफेस है, अंदर और बाहर। एयर के बुलबुले में भी एक है, क्यों था? चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक थी, बीच में ये था। सही है क्या? आप लिखो बच्चों, गोले में अतिरिक्त दबाव, गोले में अतिरिक्त दबाव। बच्चों एग्जाम में मैंने गोला बोल दिया, मैं बूंद में अतिरिक्त दबाव बोल देता, या बच्चों मैं बुलबुले में बोल देता, इसलिए मैं कंबाइंड समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने गोला बोल दिया। स्फेरिकल शेप की मैं बात करूंगा बच्चों। यहाँ इतने टाइप की बात होगी बेटा। एक बात होगी बच्चों बूंद की, द्रव की बूंद आएगी, एक आएगी बच्चों द्रव का बूंद आएगी, एक आएगा बच्चों साबुन का बुलबुला, एक आएगी बच्चों आपका साबुन का बुलबुला आएगा, और एक आएगा बच्चों आपके पास वायु की या वायु का बुलबुला। बच्चों वायु का बुलबुला कहाँ था बेटा? जो कोल्ड ड्रिंक में आपको मैं बता रहा था वो वायु का बुलबुला था। ठीक बात है। सर आपको कैसे पता कि अतिरिक्त दाब होता है?
आपको ये कैसे पता अतिरिक्त दाब होता है? क्योंकि बच्चों मैं जब समझा था ना वायुमंडलीय दाब के बारे में, तब कैसे अच्छे समझा रहा कि बेटा वायुमंडलीय दाब 10,000 किलो के बराबर है। हमें बेशक महसूस ना हो, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है बच्चों, रक्त है, उसके कारण भी कोई दाब होता है, उसको कैंसिल आउट कर देता है। फिर भी आपको मैं समझाया था कि वायुमंडलीय दाब को यदि आप एहसास करना चाहते हो तो बोतल में से वायु को बाहर निकाल दो, 1 सेकंड में सिकुड़ जाएगी। आपको ऐसा लगता है मैंने खींच के सिकोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ हवा बाहर निकाली है, वायुमंडलीय दाब इतना ज़्यादा ना फटाक से उसको पिचका देता है। फिर भी बच्चों इतना दाब होने के बावजूद भी साबुन का एक मामूली सा बुलबुला, बहुत हल्का साबुन जिसमें उंगली मारे तो टूट जाए, और वो नहीं आपका वायुमंडलीय दाब के कारण टूट नहीं पाता। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब क्या बच्चों, बुलबुले के अंदर का दाब ज़्यादा होगा, तभी तो बुलबुला बना होगा। सर कैसे पता है? चंबल के नदी के पास गए, चंबल गार्डन में गए, ऐसा डुबाया हमने, उसके साबुन वाले मेरे से फूंक मारी, तो पहले छोटा सा बुलबुला बनेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा सा बुलबुला बनेगा, फिर ऐसे 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 होगा, फिर बड़ा हो जाए, ठाक से फूट जाएगा। जब भी आप बुलबुला शुरू करते हैं बेटा साबुन का, तो धीरे धीरे छोटा बड़ा 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 फिर जाके फूटता है। सर इसका मतलब अंदर से कोई चीज़ को बड़ी कर दिया होगा, तभी तो उसका रेडियस बढ़ रहा होगा, त्रिज्या बड़ी। इसका मतलब अंदर का दाब ज़्यादा होगा, तभी तो बड़ा हो रहा होगा। इसलिए बताना चाहता हूँ बच्चों, अंदर जो है अतिरिक्त दाब होता है, इसलिए बुलबुले का साइज लगातार बढ़ता होगा। बच्चों फिर भी आप देखो कैसा मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं कैसे समझा पाऊंगा अतिरिक्त दाब है। बच्चों मान लो बेटा एक दारू की बूंद इस टाइप से बनी हुई है, इसका मैं बच्चों एक हिस्सा काट के देखता हूँ। मैंने काट दिया, एक बूंद को आधे से काट दिया, फिर देखो कैसे। मैं आपको यहाँ बर्नौली से समझा सकता हूँ। बच्चों यदि हवा चले तो यहाँ ऐसी 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 आपकी यदि गति है, तो क्योंकि बच्चों एरोडायनेमिक शेप है, तो यहाँ v का मान क्या होगा, ज़्यादा, और जहाँ v का मान ज़्यादा होगा वहाँ p का मान ऊपर क्या होगा बच्चों, कम। बच्चों यहाँ फ्लैट सरफेस है बेटा, यदि यहाँ मैं वायु देख भी लेता ऐसे बोलता भी, तो पूरी की वायु टकराती, ऊपर नहीं जा पाती। तो यहाँ v का मान क्या होता बच्चों, कम, और v कम होता, दाब का मान क्या होता बच्चों, ज़्यादा। बच्चों इसको मैं ऐसे शेप से भी समझा सकता हूँ कि बेटा जो एरोडायनेमिक शेप है वहाँ पे v ज़्यादा होती है, इसलिए दाब आपका कम होता है। वैसे मैं बता रहा सर अंदर दाब ज़्यादा है, अंदर दाब ज़्यादा क्या आप बच्चों बल को इक्वल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। एक कैसा बल हमने पढ़ा था सर, जो तनाव के कारण था। तनाव के कारण क्या बल था, टी गुणा में आपकी लंबाई। सर ऐसा गोला रखा हुआ काट के कटोरे जैसा, त्रिज्या आर, कितनी लंबाई बनेगी, 2πr। सही बोला बच्चों मैंने, कितनी त्रिज्या बन जाएगी बेटा, कितनी लंबाई, 2πr। सर ये कौन सा आपने बल बनाया, ये मैंने बनाया जो पृष्ठीय तनाव के कारण आया है। एक बल कौन सा हो सकता है सर, अंदर यदि प्रेशर P इनसाइड है, तो यदि आप दाब के साथ बल बनाना चाहते हो क्या बनाओगे, दाब और गुणा में क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल सर, ये कटोरा दिए क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, क्या हो क्षेत्रफल, πr²। सही बोला क्या मैंने बच्चों? आप कट करो बेटा, पाई और आर कैंसल, तो अंदर का दाब क्या आ जाएगा बेटा, 2t/r। बच्चों ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2t/r को याद भी हो सकता है, जो फिर भी मैंने बता दिया कि बल को बराबर करके ये बनता है। बल को आप जब बराबर करते हो तब ये बनता है। और बच्चों दोबारा देखो, साबुन का यदि बुलबुला बेटा, तो फिर तनाव को कैसे लिखा जाएगा सर, तनाव ऐसा, लेकिन लंबाई क्या आएगी जब कट करके देखेंगे सर, अंदर की भी 2πr और बाहर की भी 2πr। वो आपको समझा दिया ना बच्चों, यहाँ क्या आएगी 4πr, लेकिन बल जो अंदर से आएगा वो आपका क्षेत्रफल हो कितना बेटा, πr²। सर्कल वाला क्षेत्रफल है, वर्ग आपका वृत्त वाला वो ऐसे ही रहेगा। जब आप कैंसिल करोगे क्या बन जाएगा सर, जब आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा P इनसाइड, या जो बच्चा आपका दबांतर आएगा ऊपर में नीचे में कितना आ जाएगा, 4t/r। सेम बच्चे यहाँ मैं जान गया हूँ सर, जब एक फ्री सरफेस है 2πr लिया, जब दो है तो आपने 4πr लिया, लेकिन वायु के बुलबुले में क्या होती है, एक तो 2πr और यहाँ क्या आएगा बच्चों, P इनसाइड 5r², उत्तर आ जाएगा बच्चों 2t/r। सही है क्या? बस ये समझा रहा हूँ आपको बच्चों, ये दाबांतर आपका रहता है, अंदर बाहर में कोई स्फेरिकल आपका शेप बना हुआ है, तो जहाँ आपका बुलबुला होगा, जहाँ एक फ्री सरफेस 2t/r है और जहाँ दो है बच्चों 4t/r। सर ये मास्टर बोलना क्या चाहता है बच्चों, ये मास्टर से बोलना चाहता है कि बेटा यदि मेरे पास ऐसा सवाल आ जाता, यहाँ त्रिज्या r1 है और ये एक ऐसी पाइप से जुड़ा हुआ, यहाँ वाल्व है, वाल्व है बच्चों, वाल्व से बंद हो रखा है सब कुछ, और इसको अपने ऐसे यहाँ एक चीज़ से जोड़ा हुआ है। इसको मैंने बोल दिया बच्चों ए आपका ये है और ये आपका बी है, जहाँ पे चलो त्रिज्या ए और बी है। मैं बोलता जब आपने वाल्व ओपन किया, दोनों में आपका बच्चों मान लो गैस भरी हुई थी या लिक्विड भरा हुआ था, कुछ भी मान लो। वाल्व जब आप खोलोगे, जो आपका तरल का बहाव होगा वो ए से बी होगा या बी से ए, ऐसा पूछता है बच्चों। जो आपके तरल का बहाव है, बहाव है वो कहाँ से होगा बच्चों, ए से बी होगा कि बी से ए होगा, या जहाँ है जो वैसे ही पड़ा रहेगा।
बच्चों तुक्का तो मारा जा सकता है सर, जहां था वहां तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हो ही रहा जब सवाल पूछ रहे हो तो वाल्व जब खुलेगा तो मैं कैसे सोचूंगा सर, मैं ऐसे सोचूंगा बच्चों किसकी त्रिज्या ज्यादा है, जिसका सर्कल वर्ग जिसका बड़ा त्रिज्या ज्यादा है। इन दो में किसकी त्रिज्या ज्यादा बेटा, ए का मान ज्यादा और बी का कम, सही है क्या सर? आप कैसे बताते थे दाब को बताना, एक बार दाब में मैं बताता था बच्चों समथिंग टी बटे में आर, चाहे वो 2t बटे आर था चाहे वो 4t बटे में आर था तो टी बाई आर। बच्चों में दर मान लेता हूं, दर है तो क्या लिखा जाएगा, यहां लिख देंगे बेटा क्या सर, ये 2t बटे में आर, क्योंकि इनवर्स मेरे ख्याल से ऐसा लिखा जाएगा, और जिसका आर ए ज्यादा तो बटे में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सही है क्या? दोबारा देखा सर, इसका मतलब क्या, आपका प्रेशर ए का और इसका प्रेशर क्या है बी का। अब मेरे ख्याल से उत्तर देना बहुत सरल होगा, किसका दाब ज्यादा बच्चों, बी का, तो कहां से कहां भाव होगा बच्चों, बी से ए, सही बोला क्या? और इस टाइप का सवाल करने में कहां से यूज किया, तब त्रिज्या देख लो, जिसकी त्रिज्या ज्यादा वहां दाब कम, जहां दाब कम हाई से लो, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ फ्लो होगा। बनाओ शाबाश। सवाल है बच्चों, जब वाल्व को खोला जाता है तो द्रव का बहाव होगा, जब वाल्व को खोला जाता है तो द्रव का बहाव होगा। साबुन बुलबुले की कॉमन त्रिज्या, साबुन बुलबुले की कॉमन त्रिज्या बच्चों, तो सीधे सवाल की फॉर्म में पूछा जा सकता है। साबुन बुलबुले की कॉमन त्रिज्या बच्चों ऐसा होता बुलबुला ये, और इस टाइप से कुछ दिखने लग जाता बच्चों थोड़ी देर में। ये जब आप उसे फूंक मारते हैं डुबोगे, पहले पतला सा निकलता, फिर लंबा लंबा सा होता, फिर अलग टूट के दो हो जाते हैं वो, इस टाइप की चीजें होती है साबुन के बुलबुले में, इस टाइप की शेप से आपको दिखने लग जाती है। वो बोलता है ये कोई कॉमन त्रिज्या होता है, जैसे इसकी त्रिज्या ऐसे मान सकता हूँ मैं, कॉमन त्रिज्या ऐसी हो जाए, जो दोनों की त्रिज्या दिखेगी उनसे बड़ी होगी बच्चों, दोनों ही कॉमन त्रिज्या। एक काम कर लो सर, यदि ये ए है और यदि ये बी है तो आप दाब का अंतर निकाल दो सर, जो आप कॉमन त्रिज्या लोगे तो दोनों का कॉमन होगा तो आर कॉमन, साबुन बुलबुला इसलिए ऐसा ले रहा हूँ 4t बटे में R1, 4t बटे में R2। सर आपको कैसे पता R1 वाला पहले लिखना कि R2, कोई लिख लो, क्योंकि मैं त्रिज्या निकाला हूं, त्रिज्या का मान कभी भी माइनस में 3, ऋणात्मक 3, धनात्मक 4 ऐसे नहीं होता, त्रिज्या मान 3 4 5 जो भी आपका आएगा धनात्मक या ऋणात्मक, आपको एक ही मान यूज करना धनात्मक। 4t सर साबुन बुलबुला क्यों बोला, कुछ भी बोल दे, वैसे कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी 2t होता है वो भी कैंसिल होता है। दोबारा देखो फिर क्या सर, 1 बटे में R कॉमन क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया बेटा R1 R2 और यह आ जाएगा R2 माइनस में R1, और कॉमन का फैसला हो जाता है, ऐसे आ जाएगा R1 R2 बटे में R2 माइनस, रट्टा नहीं मारना आपको, इस स्टेप पे आना, सिर्फ आपको प्रेशर डिफरेंस लेना, अपने आप उत्तर आ जाएगा। सर ये ऋणात्मक उत्तर आ जाएगा, आपको क्या पता R2 की वैल्यू ज्यादा है, R1 ज्यादा होता तो मुझे कुछ नहीं पता, जो भी आपका मान आएगा ऋणात्मक नहीं लेना, आपको धनात्मक लेना, क्योंकि R का मान सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है। बनाओ शाबाश, अच्छा सवाल है कि हाँ करते हैं। देखो बच्चों एक बार, पानी की 2 बूंदें जिनकी त्रिज्या R1 और R2, छोटा R1 छोटा R2, पानी की 2 बूंदें जिनकी त्रिज्या R1 छोटा R1 है बेटा और R2 है, को आइसोथर्मली मिलाओ, को समतापीय प्रक्रम से मिलाकर, को समतापीय, अंडरलाइन करना बेटा, समतापीय प्रक्रम से मिलाकर एक बूंद बनाई जाती है। नई बूंद की त्रिज्या ज्ञात करें, डबल स्टार PMT, नई बूंद की त्रिज्या ज्ञात करें। बच्चों R1 और R2 बेटा बड़ी बूंद बन गई, R त्रिज्या आप बताओ। सर वैसे सर वो वाला कर लें क्या, जो आप क्षेत्रफल बराबर करके ये कर लो, कर लेना, स्पेशली उसने मेंशन किया तापमान समान, जबकि जब पहले मैंने पढ़ा था आपको बता रहा था बच्चों, तापमान यदि बड़ी की छोटी टूटेगी तो तापमान घटेगा, और छोटी की बड़ी बनाते इसका मतलब बढ़ जाता है। ये क्या बोला, समतापी है, अलग चीज उससे। समतापी और क्या कर सकता हूं बच्चों, जैसे KTG में करते हैं सर, कुछ भी हो जाए पहले में और बाद में मोल में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है पहले भी वही पानी था, बाद में वही है। बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ कि बेटा P1 V1 RT, P2 V2 R इंटू T, क्योंकि R आपका नियत रहता बच्चों, और PV R इंटू T ऐसा। बता T उसने खुद नियत बता दिया, R पहले ही आपका नियत मान रहता है। सर P का मान मैं क्या लूँ, P क्या आएगा बच्चा, अभी सीखा मैंने एक्सेस प्रेशर क्या होता है, बूंद है तो 2T बटे में R1। सर ये वॉल्यूम क्या लेंगे बच्चों, क्योंकि गोलाकार होती है बूंद, 4/3 पाई R1 क्यूब, सही लिखा गया बच्चों मैंने। सर T को T1 लिख दो ना आप, तनाव को भी आप T1 T2 लिख दो जब R1 R2 नहीं,
क्योंकि बच्चों जो भी दर वही दी, ये भी पानी है तो ये भी पानी, तो टी का मान समान रहेगा। सही है क्या? दोबारा देखा P2 क्या आ जाएगा बेटा 2T बटे में R2, और ये क्या बन जाएगा 4/3 पाई R2 का घन। और ये कितना बच्चों, ये भी 2T बटे में R, ये कितना बच्चों 4/3 पाई R3। सोल्व करते हैं बच्चों। आपने सोल्व किया तो 2T और 2T 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, क्या बच जाएगा कैंसिल करेंगे तो R1 स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा बेटे R2 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा R स्क्वायर। बच्चों जब भी आपको किसी बूंद को मिलाया जाता है तो R त्रिज्या क्या आ जाएगी, कॉमन वाली त्रिज्या अब आपकी वर्गमूल में R1 स्क्वायर जमा में R2 स्क्वायर। सही है क्या? बस सही है, दोनों ही रेडियस है कॉमन वाली। बनाओ शाबाश, बहुत बढ़िया डबल स्टार पीएमटी सवाल है। हाँ और क्या, सीधा ही पूछेंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बेटे सर इसमें वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लिया आपने, बूंद तोड़ने वाला इकट्ठा करने वाला, क्योंकि उसमें बच्चों तापमान में परिवर्तन हमने खुद ही मान निकलवाया है कि एक बूंद छोटी अत्यधिक तापमान में गिरावट होगी, और ये कई मिलकर एक बनाती तापमान बढ़ जाता है, इसलिए खुद ही बोला समतापीय है, इसलिए अलग फॉर्मूला बना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, उसको ध्यान से सीखना है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, संपर्क कोण आएगा और कैपिलरी वाला आएगा, वो आप अच्छे सीखना। आज आपका इंपॉर्टेंट ये पोर्शन कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले 15-20 मिनट वो एक इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड डायनेमिक्स में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, उनमें बर्नौली था, बर्नौली में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, छिद्र से जो निकला पानी उसकी गति क्या होती है सर, गति आएगा ऊपर भरा हुआ पानी, इस समय आएगा नीचे भरा हुआ पानी, याद है क्या? ये पूछने की संभावना कम होती है, पूछेगा यही एक उल्ट पटांग से सवाल बनता, उसको अलग से हमने बना दिया। संपर्क कोण लिखो बच्चों, बना नहीं किया बच्चों। जो अब ये पोर्शन आपको कराने शुरू किया बेटा मैंने, अब जो आपका बनाना शुरू करेंगे लगभग आधे घंटा पौना घंटा मैं पढ़ाऊंगा, कल पहले आधा घंटा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल यहाँ से जरूर बनेगा, जो आपका आज पढ़ाऊंगा आधा पौना घंटा, कल आधा घंटा, वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अब डबल स्टार पीएमटी टॉपिक को ही मैं करवा रहा हूँ। संपर्क कोण आएगा बच्चों, कैपिलरी आएगा बेटा, उसके बाद विस्कोसिटी वाला पोर्शन आएगा। अब तक विस्कस मैंने नहीं पढ़ा, घर्षण नहीं पढ़ा, तरल में क्या घर्षण होता मैं नहीं जानता, है ना। संपर्क कोण आज वाला अच्छे सीख लें, कल वाला आसान है। संपर्क कोण ब्रैकेट में थीटा सी, संपर्क कोण और ब्रैकेट में आ गया बच्चों आपका थीटा सी। बच्चों एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिलेट कराता हूँ, संपर्क कोण होता क्या है। लिखो एक बार, यह पात्र की दीवार से, यह पात्र की दीवार से द्रव की सतह के बीच, द्रव की सतह को अंडरलाइन करना बेटा, द्रव की सतह के बीच बनने वाला कोण है। पत्र की दीवार से द्रव की सतह के बीच बनने वाला कोण है। एक बार यहां देखो बच्चों, बच्चों 3 संभावनाएं, पहली बार एक बार यहां बनाता हूं, थोड़ी देर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों मैं पात्र में जानता हूं जनरली ऐसा पात्र यार, यहाँ दीवार, ये दीवार ऐसे रहता है। फिलहाल मैं दीवार को एक बार लेटा के दिखा रहा हूँ बच्चों। मान लो पात्र ऐसा मैंने तिरछा कर रखा, पानी का गिलास ऐसे लेटा रखा, ये मान लो आप बच्चों। यदि पानी आपका इस टाइप से बच्चों, एक द्रव हो सकता है सर, एक द्रव आपका ऐसा हो सकता है बच्चों, ये पात्र की दीवार है, इस टाइप से आपका द्रव भरा हुआ है, और एक संभावना होती है बच्चों आपकी इस टाइप से आपका द्रव बना हुआ है। देखो बच्चों अलग अलग संभावनाएं सीख लेते हैं हम। सर पात्र की दीवार से सरफेस के बीच में जो कोण बनेगा उसको थीटा सी बोलते हैं। जैसे यहाँ थीटा सी का मान क्या बच्चों 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। दोबारा देखा बच्चों, इस टाइप की संभावना यदि है तो आपके पास थीटा सी का मान क्या आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों। यदि इस टाइप का तो ये पात्र की दीवार आ गई, ये क्या आ गया सरफेस। अब ये मत करना गलती से, सर लो सरफेस ये ना, इस साइड मैंने बनाया है पहली वाली सतह के साथ, तो पहली वाली सतह के साथ ही बनेगा। तो ये कैसा कोण बन जाएगा बच्चों आपका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा अधिक कोण सारे बोलते हैं ना। देखो दोबारा सर 3 अलग अलग संभावनाएं हैं बच्चों। ये वाली चीज कब बनती है बेटा, ये वाली चीज आपकी बनती है जब आप बोलते हो सर पानी को भरा हुआ है कांच में। पानी और कांच को जब आप ऐसे भरते हैं तो वहां कोण बनता बच्चों 18 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में। ऐसे ही डाटा लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं बच्चों। जब आपका कोण 90 डिग्री कम बनेगा बच्चों, ये जब बनेगा सर जब शुद्ध पानी को, जब आप बच्चों शुद्ध पानी को भरोगे कांच के अंदर, तो ऐसा। सर शुद्ध पानी क्या होता भाई, ना मैं जानता ना तुम जानते, ऐसे मत बोला बिस्लेरी वाला ना, ऐसे शुद्ध पानी बोला। शुद्ध पानी नाम की चीज देख पाना असंभव सी बात है, नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिलावट मिलेगी। वो बोल देगा सर कुछ नहीं तो एयर है, कुछ भी बोल देगा, है ना। तो बच्चों इसको भी ये देख पाना ज़्यादा अच्छा है कि पानी को आप भर दो चांदी के पात्र में।
बन जाएंगे और क्या करेंगे, चांदी में पानी पिएंगे। तो मैं समझ जाऊंगा संपर्क कोण क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। एक संभावना क्या होती है बच्चों, जब आप मरकरी को जब आप पारा भर देते हो कहाँ पे, कांच में, जब पारा और कांच होता है बच्चों अधिक कोण होता है, इसका मान बच्चों 138 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री ठीक है बच्चों। जब इस टाइप का लिक्विड जब भरा जाता है, जैसे पानी, कांच का बहुत कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं लाइव, जब कोण आपका इस तो बच्चों इसको बोलते हैं गीला करने वाला लिक्विड। बच्चों इसको मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ वेटिंग दर। वेटिंग का मतलब होता है जो गीला करेगा सतह को वो। तो पानी गिरा के देखो, जब भी डाउट होगा पानी को कांच के ऊपर गिराओ, गीला कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, कम करे ज़्यादा कर देगा। यहाँ गिराएंगे तो वेटिंग सरफेस में जानता हूँ पानी करेगा। इसके बारे में वेटिंग वाली कोई चर्चा नहीं है, भी वेट करता है क्योंकि ऐसी चीज़ होती ही नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये होता है बच्चों नॉन वेटिंग, जो नहीं गीला करने वाला द्रव है, नॉन वेटिंग द्रव। यार मास्टर ऐसी बातें कैसे कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। देखो कॉन्टेक्ट को देखो, ये द्रव आराम से पूरे के पूरे कंटेनर पे लेटा हुआ है, ये भी आराम से लेटा है। देखो बेटे एक टांग टिका रखी है, ये आराम से पूरा फैला हुआ गीला। ये देखो कितना मैंने ऐसा बना रखा है, ऐसा एक बिंदु से टिका हुआ, तो गीला करने की संभावना कमी रह गई है। ये आपने पारा देखा हो ना बच्चों, पारों की मणियाँ ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल सॉलिड जैसा। पारा कभी लैब में देखा होता अपने स्कूल में, उसको अभी गिरा के देखा ऐसे ऐसे आराम से घूमता फिरता है, वो कुछ गीला नहीं करता, सूखा। भारी भी लगता, बल्कि उठाओगे ना पारे को भारी लगता। क्यों, इसका घनत्व ज़्यादा होता, 13.6 या 13,600 kg पर मीटर की भी याद है था आपको। बना देखो कुछ और अच्छे समझाता हूँ। ऐसी कुछ डाटा बताया बस आपको मैंने। इसको प्रभावित करने वाली चीज़ें भी आपको बताऊँगा क्या क्या इसको प्रभावित करता है। आपको ये तो याद होगा बच्चों, पृष्ठीय तनाव को प्रभावित कौन करता था, तापमान करता था, लिखवाया होगा मैंने ना। पृष्ठीय तनाव को इसके साथ रिलेट करके बता देता हूँ। अच्छा बल तो लिखवाया, कोहेसिव एडहेसिव लिखवाया हुआ है। पृष्ठीय तनाव का इसका रिलेशन जो है अजीब सा होता है, इसलिए मैं आपको यही पे बता रहा हूँ क्या क्या उसको फर्क पड़ता है, क्या क्या नहीं। इसके नीचे नोट में आप लिख लेना बच्चों कोस थीटा सी का जो मान होता है ना बच्चों, उस पृष्ठीय तनाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोस थीटा सी का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। थीटा सी नहीं बोल रहा मैं, कोस थीटा सी का। थीटा सी तो उसका उल्टा है। अरे कोस थीटा का मान यदि कम होगा थीटा बढ़ेगा ही घटेगा। कोस थीटा का मान 0 के ऊपर सबसे अधिकतम होता है 1, 30 डिग्री पे कम, 60 पे और कम, 90 पे 0। तो उल्टा तो सही बोला जाता है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। थीटा सी तो सीधा सीधा पृष्ठीय तनाव के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोस थीटा सी मैथमेटिकल तो ये करेक्ट है। कोस थीटा सी का मान सिर्फ पृष्ठीय तनाव के व्युत्क्रमानुपाती है। थीटा सी के सीधा बोल तो आपका समानुपाती। कैसे, क्योंकि थीटा सी और कोस थीटा सी तो उल्टे होते हैं सर। यदि आप कोण बढ़ाओगे तो कोस थीटा मान तो कम होता है ना। अब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ बच्चों, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, पृष्ठीय तनाव को भी, इसको भी। एक दूसरे से अटैच है दोनों चीज़ें। टॉपिक में छोटा सा, संपर्क कोण को प्रभावित करने वाले कारक। संपर्क कोण को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, संपर्क कोण और अपने आप ही वही का वही क्या, पृष्ठीय तनाव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने लिख भी दिया ऊपर, संपर्क कोण को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों नंबर 1 पे आता बेटा कोहेसिव। और कोहेसिव आपको याद होगा, को माने एक जैसा, सेम। कोहेसिव बल जो होगा बच्चों, यदि ये बढ़ेगा तो बच्चों तनाव, पृष्ठीय तनाव भी बढ़ता है। यदि पृष्ठीय तनाव बढ़ेगा तो कोस थीटा सी का मान क्या होगा, कम। कोस थीटा सी मान कम, थीटा सी का मान बढ़ेगा। सर ये जान पर कैसे बता पा रहा हूँ मैं, क्यों, जितना कोहेसिव बल ज़्यादा होता है इतना ही। शुरुआत वाला डायग्राम देखो पलट के फटाफट, जो पानी वाला कंटेनर मैंने बनाया था पृष्ठीय तनाव में। तो अब देखोगे तो वहाँ आपको अंदाजा लगेगा, मैंने समझा था बच्चों, जो अंतराणविक बल है उसके कारण सरफेस टेंशन होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है। अंतराणविक बल का मतलब क्या, वही तो मैं कोहेसिव फोर्स बोल रहा हूँ। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन तो ज़्यादा खींचेगा, नीचे ज़्यादा तनाव होगा। जब तनाव ज़्यादा है तो बच्चों ये इसके साथ उल्टा होता है, थीटा सी इसके साथ सीधा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। दोबारा देखते हैं। एक चीज़ होता है बच्चों आपका कोहेसिव बल, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है बच्चों आपके पास यहाँ पे इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ बच्चों यहाँ 2 टाइप से बनता है, और यहाँ पे मैं सिंगल स्टार प्रीएम्प्टिव लिख रहा हूँ। अशुद्धि आपकी 2 टाइप से बनेगी, क्योंकि दोनों का ध्यान देना है। एक होती बच्चों पूर्णतः घुलनशील, एक होती जो पूरी घुल जाएगी, एक बच्चों अघुलनशील, मतलब पार्शियली बोला जाए। पूर्णतः को क्या बोला था उसको, अपूर्णतः बोला जाएगा क्या, पार्शियल क्या बोला जाएगा बताओ, आंशिक। वेरी गुड।
आंशिक घुलनशील। बच्चों इन दो चीजों का ध्यान दो। सर पूर्णतः घुलनशील कैसी चीज होती है? ये ऐसा वाला से होता है ना। पूर्ण से घुलनशील होता है बच्चों, जैसे पानी में नमक डाल दो, पानी में नमक डाल दो, एक टाइप ये चीज बनती है। ये कैसी बनती है बच्चों? जैसे आपने वो डाल रखा डिटर्जेंट, पानी में डिटर्जेंट आपने डाल दिया, या पानी में चीनी आपने डाली। जब पानी में डिटर्जेंट आप कितना ही मिला ना, ऐसे खेलते रहना, झाग उठ जाएंगे, फिर भी आप अच्छे से करके देखना तो आपको लगेगा कुछ लटक रहा है यार। पूर्णतः घुलनशील नहीं होता बच्चों डिटर्जेंट, है ना। तो आपको पता चलेगा जब जो आपकी पूर्णतः घुलनशील है बच्चों, उसके कारण पृष्ठीय तनाव आपका बढ़ता है। पृष्ठीय तनाव बढ़ेगा तो बच्चों कोस थीटा सी का मान कम होगा, और कोस थीटा सी मान ज़्यादा, आपका थीटा सी का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा। दोबारा सुनो, आंशिक में जब होगा तो बच्चों पृष्ठीय तनाव कम होगा, पृष्ठीय तनाव कम होगा, कोस थीटा सी की मान क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा, थीटा सी का मान क्या होगा? घट जाएगा। सर अब ये कहाँ पूछेगा बच्चों? आपसे ऐसे पूछेगा, समझदार जब पीएमटी का पेपर बनाएगा कोई बढ़िया सा होशियार सा मास्टर, तो आप कैसे बोलेगा? एक बार आपका सिंपल पानी है और पानी में संपर्क कोण कांच के साथ है 18 डिग्री या 20 डिग्री। दोबारा बोलता हूँ, मान लो 20 डिग्री बोला, 20 डिग्री। बाद में उसमें आपने डिटर्जेंट को मिला दिया, डिटर्जेंट मिलाने के कारण उसका कोण क्या हो जाएगा? 22 डिग्री, 25 डिग्री, 18 डिग्री, 30 डिग्री। तो बच्चा जानता सर ये तो सही उसी रेंज में जो मास्टर ने बोला 18 से 38, करेक्ट कौन सा? फिर मैं ऐसे सोचूंगा, वो सोल्व नहीं करना होता, सोचना होता है। सर आपने क्या किया? डिटर्जेंट मिलाया, हाँ डिटर्जेंट मिलाने से आपका पृष्ठीय तनाव क्या होता है? कम। जब पृष्ठीय तनाव कम है, थीटा भी क्या होगा? कम। वो आपका समानुपाती है ना, कोस के साथ इनवर्स है, थीटा के साथ, तो क्या बोला? कम। तो 20 से कम जो है वही आपका उत्तर सही। एक और बच्चों यहाँ बनता नंबर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता बच्चों तापमान। बच्चों तापमान तो सेम आपका इसी जैसा होता है। जब तापमान आपका बढ़ेगा तो तनाव आपका घटेगा, और तनाव यदि आपका घटेगा तो बच्चों आपका कोस थीटा सी का मान बढ़ेगा और थीटा सी आपका घटेगा। सही है क्या बच्चों? ये 3 चीजें आपको याद करें। तापमान के साथ तनाव कम होता है, तनाव कम तो थीटा भी कम। इम्प्योरिटी अशुद्धियों में 2 कहानी बन जाएंगी। पूर्णतः मिलेगा तो थीटा भी बढ़ेगा और टेंशन भी बढ़ेगी। और यदि डिटर्जेंट या चीनी टाइप की चीज़ कुछ बनी हुई जब पूर्णतः नहीं घुल पाएगी तो वहाँ पे तनाव भी कम होता है और बच्चों थीटा सी का मान भी कम। एक ये ऊपर वाला क्वेश्चन आसान याद करें, तापमान आसान है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसे सिंगल स्टार पीएमटी लगाया। एक कई बार ऐसे जर लग गया, एक बार तो कंटेमिनेशन, जंग लग गया। जंग लगने से भी बच्चों तनाव कम होता है। नीचे लिखवा दूँ, वहीं बनाओ। सर जंग कहाँ लगेगा? जंग कहाँ लगेगा? पत्थर पे लगेगा ना। तो जंग कहाँ लगेगा? पत्थर पे। इसलिए मैं कांच वाले में नहीं लिखवाना चाहता हूँ। कोई लोहे में आपने पानी भरा हुआ तो वहाँ की मैं बात शायद कर रहा हूँ। कंटेमिनेशन जब हो जाता है, ये कैसे तीर बना रखी है, मैंने से बना के पृष्ठीय तनाव कोस थीटा सी के व्युत्क्रमापाती था, लेकिन थीटा सी के समानुपाती था, क्योंकि मैं जानता हूँ थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा सी का मान घटता है। बना लेगा बच्चों? नीचे आप लगो। पात्र पर जंग लगने से पृष्ठीय तनाव कम होता है। बच्चों आगे पता नहीं जरूरत नहीं बेटा, पृष्ठीय तनाव कम है, थीटा सी का मान भी कम होगा ना। पात्र पर जंग लगने से पृष्ठीय तनाव कम होता है। पात्र पर जंग लगने से पृष्ठीय तनाव कम होता है, जिससे संपर्क कोण भी कम हो जाएगा, जिससे संपर्क कोण भी कम हो जाएगा। बच्चों एक होता है बेटा द्रव की जो सतह है ना, उसकी आकृति कैसे बनेगी। अब मैं आपको समझाना बेटा एडहेसिव कोहेसिव फोर्स के बारे में कुछ कहानी फिर भी आपको एक बात मैं बता चुका हूँ बच्चों, जो आपका कुल बल होता है आकृति ऐसी बनेगी कि कुल बल उसके हमेशा लंबवत लगेगा। सही है क्या? आप लिखो एक बार, द्रव सतह की आकृति, द्रव सतह की आकृति कुल बल हमेशा, एक लाइन लिखो बेटा, कुल बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है। कुल बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है। बच्चों आपकी अलग अलग आकृति पॉसिबल है, अलग अलग संभावनाएं रहती हैं। जैसे 2 आकृति मैंने बना रखी ना बेटा, इनमें से पहले वाली को बोलते हैं बच्चों अवतल, एक को बोलते हैं बेटा समतल, एक को बोलते हैं बच्चों आपका उत्तल। सही बोला क्या? क्या बोलते बताओ? अरे सही बोला क्या?
कन्वेक्स है, कन्वेक्स उत्तल, मेरे ख्याल सही लिखा है कन्वेक्स। बच्चों चलो मैं लिख देता हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से सही है, टेंशन ना लो। उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, है ना। फिर बाद में काम ले लेंगे। उत्तल अवतल ऐसा होता है, उत्तल माने कन्वेक्स होता है, और ये उत्तल लेंस है, देख लो अब क्या है, कन्वेक्स होगा ना, सही है। फिर एक समतल है प्लेन। बच्चों 3 आकृतियां संभव है। एक कंडीशन मैं आपको बना देता हूँ। कंडीशन कैसे बनेगी सर, देखो कुछ भी हो जाए, ये ऐसा आपकी ऐसे आकृति है, कुल बल ऐसा लगेगा हमेशा, इसके लंबवत लगेगा। बस समझ में आती बच्चों। सर 2 टाइप के बल यहाँ नजर आते हैं मुझे। एक तो इस द्रव और द्रव के बीच में कोहेसिव फोर्स है, और एक द्रव और कंटेनर के बीच में, पात्र के बीच में एडहेसिव है। तो जैसे बच्चों यहाँ कोई द्रव का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके चारों तरफ बहुत सारा द्रव है। सर यहाँ भी बल, यहाँ भी बल, यहाँ भी बल, तो मैं कहाँ मानूँ? ये ऐसे पानी भरा हुआ यहाँ से यहाँ तक हर जगह पे बल है, तो एक काम करो, इस और इस पानी के बीच में एक बल मान लो, उसको मैंने बोल दिया बच्चों ये आपका कोहेसिव बल है। सही। दोबारा देखो सर, ये कांच में उसके बीच में एक मान लो आप एडहेसिव बल है। तो एक कंडीशन आप देखो सर, 90 डिग्री में बीच में आया तो 45 है, तो FC बटे में वर्गमूल 2, और यहाँ भी क्या आएगा कंपोनेंट आप लोगे तो FC बटे में वर्गमूल 2। जब बच्चों FA का मान FC बटे में वर्गमूल 2 है, उस समय पे समतल सतह बनती है। सर कैसे पता समतल बनती है? क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा सर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अरे क्योंकि मैं ये जानता हूँ सर यहाँ तो कुल बल तो हमेशा यहीं रहेगा। कुल बल हमेशा यहाँ कब रह सकता है? जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो, इसलिए मैंने बराबर किया। दोबारा देखो सीधा आंसर आपको बता पाऊंगा बच्चों। यहाँ भी कंपेरिजन 2 का ही करना, FA और FC बटे में √2 कौन ज़्यादा कॉम। मैं कैसे देखता हूँ, देखो सर, देखो ये सतह तो हमेशा कुल बल तो यही रहेगा, नेट बल हमेशा यही रहेगा। सही है क्या? नेट बल तो यही रहेगा। सर एक बल आपकी यही ऐसे ही 2 बल है। एक बल आपका ये है सर आपका एडहेसिव वाला, और एक पूरे पानी के बीच में एक बल आएगा कोहेसिव वाला। सर ये आपने बोला पहले दोनों एक दूसरे अच्छे सुनना बेटा, ये दोनों 10 और 10 कैंसिल कर दिया। मान लो बेटा ये भी 10 है, ये भी 10 और ये भी 10 है, मान रहा हूँ मैं। सर ये 10 और 10 कैंसिल कर देंगे तो नीचे 10 बच गया, सही भी है। अब मैंने बोला बच्चों FC का एक कंपोनेंट तो यहाँ जो है एक यहाँ, तो बच्चों मान लो ये आपका 8 होता। अब मैं रिजल्टेंट यहाँ लाना चाहता हूँ बाहर, सीधी लाइन याद दिलाता हूँ चलो आपको। वेक्टर आप जानते हो सर, रिजल्टेंट वहाँ जाएगा जहाँ उसकी तरफ जाएगा जो मजबूत होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सर मान लो बेटा ये 10 और ये 10, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में। बच्चों ये 10 और ये 8, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? सर 10 की तरफ। सर ये 10 और ये 5 और ज़रा उसकी तरफ। तो मैं जानता हूँ रिजल्टेंट किसकी तरफ गया? FC और FA में से FC की तरफ। तो किस FA की तरफ क्या मान होना चाहिए? FA का मान ज़्यादा होना चाहिए FC/√2 से। दोबारा लॉजिकल समझा रहा हूँ, फिर लॉजिकल समझो बच्चों। मैं जानता हूँ रिजल्टेंट यहाँ लेके आना है 10, तो ऐसा कैसा? सर मैं किसको ज़्यादा मानूँ? इसको ज़्यादा मानूँ कि इसको? देखो कैसा, मान लो बेटा ये 15 होता और ये 10, तो इस साइड क्या बन जाता? ये 15 और इस साइड 10, तो क्या बच जाता? इस साइड 5, नीचे क्या 10, 5 और 10 का रिजल्टेंट तो यहाँ आता है, जबकि मैंने क्या बोला रिजल्टेंट कहाँ आया? इस साइड आया। सर इस साइड क्यों बताया आपने? क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा इसके आकृति के लंबवत ही आएगा। तो कब पॉसिबल है आपका यहाँ आया रिजल्टेंट? सर ये तो जो भी है ऐसा कैसा रहेगा? इन 2 में से कौन ज़्यादा होना चाहिए? ये वाला। तो ये वाला कौन सा बच्चों? यहाँ पे FA। तो FA का मान ज़्यादा है FC/√2 से, तो कैसी आकृति बनेगी? अवतल। दोबारा देखो सर यहाँ भी FA तो ऐसा कैसा, और इसके बीच में FC। फिर मैं पूछता हूँ बच्चों इस आकृति का लंबवत कहाँ बनेगा? इसका सर यहाँ बनेगा। अब फिर आपसे पूछता हूँ बच्चों सर ये किसकी तरफ गया? FC की तरफ गया। फिर दोबारा वही कहानी, सर ये 10 ऐसा कैसा? सर ये और ये वाला ज़्यादा FC/√2 ज़्यादा होगी FA। FC/√2 मान लो बच्चों 10 और ये 5, तो यहाँ 5 बच गया 10, तभी तो इस डायरेक्शन में आपका नेट आया, वरना तो यहाँ आ जाएगा। FA ज़्यादा होगा। दोबारा FA = FC/√2 दोनों बराबर, तो यहाँ आपका आया FA ज़्यादा तो इसकी तरफ खसक गया, और FC वाला ज़्यादा तो इस साइड खसक गया। बात समझ में आई क्या? सर खस गया किस साइड में से कैसा पता चला? आकृति के लंबवत आप बना लो, इसके लंबवत बना किस साइड खसक गया? FA की तरफ, FA ज़्यादा। आकृति के लंबवत आप बना लो किस साइड खसक गया? FC की तरफ। तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों? FA का मान कम है और FC का, बात सही है क्या? तो बच्चों और कंडीशन कुछ कुछ तो आपको अंदाजा लग गया कैसी कैसी सतह बनती है। सर एक बार इससे आप उससे रिलेट कर सकते हो क्या? संपर्क कोण से। बच्चों संपर्क कोण को याद करो क्या बोला था मैंने? कंटेनर की दीवार का, पात्र की दीवार का और सतह से कोण। सर पात्र की दीवार का और सतह से कोण कितना बन रहा बच्चों? न्यून कोण है कि अधिक कोण है? न्यून कोण। यहाँ कोण क्या बनेगा बच्चों? थीटा सी का मान 90 डिग्री से कम। दोबारा देखो सर पात्र की सतह का
पात्र की सतह का और दीवार का कितना कोण बनेगा बच्चों यहाँ 90 डिग्री। बात समझ में आ गई शायद आपको। बच्चों यहाँ देखना बेटा, पात्र की दीवार का और सतह का कितना कोण बनेगा बच्चों आपका 90 से ज्यादा। सही है क्या? और ये कंडीशन आप जानते हैं कौन सी थी, हमने पहले लिखवा रखा था, पारा और कांच। सही है क्या? ये कौन सी, चांदी और पानी है, शुद्ध पानी और कांच। ये कौन सा था बच्चों आपका, पानी, और वो पहले लिखवा चुका हूं। सही है क्या? अब मुझे कोई भी पूछेगा ना सर अडेसिव ज्यादा कोहेसिव, मैं से नहीं बोलूंगा। मैं बोला सर आप ये बता दो मुझे सीधा संपर्क कोण से बता दो। संपर्क कोण ज्यादा यदि 90 से कम है तो वो वाला द्रव सरफेस को भिगोता भी है, और वहां पे क्योंकि ऐसी सरफेस है तो मैं जानता हूं ऐसे आएगा, ऐसे जाने का मतलब दिमाग में बैठा लिया, ऐसे एडेसिव था, इसकी तरफ गया एडेसिव का मान ज्यादा होता है। सर कोहेसिव से ज्यादा नहीं, मैं नहीं जानता। एडेसिव और FC/√2 का कंपेरिजन में जानता हूं। समझे क्या? बना के देखो। अरे मुझे कुछ रट्टा मरवाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये जानता था भाई संपर्क कोण का और पृष्ठीय तनाव का कोई रिलेशन होता है। कैसा सर? जहां आपका पृष्ठीय तनाव ज्यादा वहां कोण भी ज्यादा हो जाएगा, संपर्क कोण भी। संपर्क कोण होता कौन सा ये पता होना चाहिए सर, दीवार का, पात्र की दीवार के साथ, और उसकी, बस इतना सा बहुत है मेरे लिए, तो ऐसे ही बता रहा हूँ बस। देखो एक बार, अब देखो बेटा केशिका। बच्चों में केशिका वृद्धि और उसके ब्रैकेट में डिक्रीमेंट क्या बोलेंगे लिख लो, केशिका वृद्धि और कमी लिख लो। और ऊपर बढ़ना जरूरी नहीं होता, ये बोलना चाहता हूं। मैं सिंपल वृद्धि की बजाय बच्चों वृद्धि या कमी दोनों लिख रहा हूं, दोनों ही संभावनाएं होती है। होता क्या हो सुनो पहले, कैपिलरी में हमेशा ऊपर जाए पानी या लिक्विड ऐसा जरूरी नहीं होता है, द्रव ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। अब सीधी सीधी मैं समझाऊंगा आपको संपर्क कोण से। जब संपर्क कोण 90 डिग्री से कम है तो बच्चों ऊपर जाएगा, जब 90 से ज्यादा है तो नीचे जाएगा। एक बात तो यही हो गई है। किसी का होता क्या है, कारण क्या है इसका, या प्रैक्टिकल कहीं देखा जहाँ देखा बच्चों। पहला एग्जाम्पल, जब पेड़ में आप सुना होगा बायोलॉजी के बच्चे हो कि नीचे से पानी कैपिलरी एक्शन से, केशिका एक्शन से, केशिका वृद्धि के कारण पत्तों तक पहुंचता है। क्यों? पत्ते ऊपर को पानी देने का अलग बात है, खुद की तो पानी ले ही रहा होगा, कहाँ से लिया, जड़ से लिया, कैसे आया, कैपिलरी से। कैपिलरी है क्या बच्चों? जब एक पतली सी नलिका को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस पतली सी नलिका में ऊपर जाने लग जाता है। सर ठीक है, एक बात सर किसके कारण जाता है बच्चों? दो कारण मैं बता रहा हूं, एक तनाव, एक मैं बता रहा हूं बेटा पृष्ठीय तनाव। तो एक बल लगेगा तनाव के कारण, उस बल के कारण वो ऊपर जाएगा, एक कारण है। पृष्ठीय तनाव लगा, पृष्ठीय तनाव के कारण कोई बल आ जाएगा, बल साइरस को ऊपर लेके जाता है। कब तक लेके जाएगा? जब तक उसका भार बैलेंस ना हो जाए। एक कारण होता है पृष्ठीय तनाव। सही बात है। दूसरा कारण क्या होता है बच्चों? एक जब द्रव का मॉलिक्यूल ऐसे देखता है नलिका को अंदर से, कोने वाला ऐसे देखेगा, यहाँ तक मैं पहुंचा, उसको यहाँ अब कांच यहाँ दिखाई दे रहा है, कांच का एक अणु यहाँ दिखाई दे रहा है, ये द्रव का अणु और ये कांच का। ऐसे देखेगा ये और मैं तो अलग अलग चीज़ है, हमारे बीच में एडेसिव आकर्षण होना चाहिए, इसको जाएगा, इसकी तरफ खींच जाएगा, इस साइड इसकी तरफ खींच जाएगा, यहाँ पहुँच गया, अरे नाली में थोड़ा ऊपर गया, अब इसको आगे वाला दिखेगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। दो टाइप की चीज़ें हो गई बच्चों। यह सीधा समझाया जाए, एक कारण केशिका वृद्धि या कमी का होता है टेंशन या पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का मतलब होता है बेटा सीधा सीधा कोहेसिव बल। एक कारण तो कोहेसिव बल जिसके कारण पृष्ठीय तनाव आया, जिसके कारण ये ऊपर जाता। दूसरा कारण सर ये ऐसे एक एक मॉलिक्यूल कांच को देखता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता, आकर्षण बल उनके बीच में भी इसी कारण ऊपर जाता है। तो यदि कोई बोले केशिका वृद्धि का कारण क्या है, तो केशिका वृद्धि का कारण दो होते हैं, पृष्ठीय तनाव भी और एडेसिव बल भी। यदि सर ऑप्शन में लिखा हुआ है कोहेसिव एंड एडेसिव, ऐसे ऑप्शन आ गया, केशिका वृद्धि का कारण है एडेसिव नंबर 1, कोहेसिव नंबर 2, नंबर 3 एडेसिव एंड कोहेसिव, नंबर 3 नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आएगा बेटा एडेसिव एंड कोहेसिव। सही है क्या? यदि लिखा हुआ बेटा केशिका वृद्धि का कारण क्या है, कोहेसिव, एडेसिव, कोहेसिव एंड एडेसिव, कोहेसिव एडेसिव एंड सरफेस टेंशन, तो बेस्ट पॉसिबल क्या आएगा, पृष्ठीय तनाव और एडेसिव। यदि पृष्ठीय तनाव नहीं है तो हमें क्या मार्क करना पड़ेगा, कोहेसिव बल। सही है क्या? दो एक लाइन लिखते हैं। जब एक पतली सी नलिका को द्रव में रखा जाता है, पतली सी नलिका के बीच में लिख लेना, बराबर वो लिख लेना ब्रैकेट में, डी डायमीटर का मान 1 सेंटीमीटर से कम, ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में। जब एक पतली सी नलिका को एक द्रव में रखा जाता है तो द्रव पृष्ठीय तनाव और एडेसिव, पृष्ठीय तनाव के ब्रैकेट में बेटा कोहेसिव फोर्स, तो द्रव पृष्ठीय तनाव ब्रैकेट में कोहेसिव फोर्स ब्रैकेट बंद, और अब एडेसिव फोर्स और
एडहेसिव फोर्स, उस पूरी चीज को ऐसे अंडरलाइन करो। आपने लिखा होगा पृष्ठीय तनाव ब्रैकेट बंद और यहाँ एडहेसिव बल, इस पूरी चीज को अंडरलाइन करो आप ऐसे। पृष्ठीय तनाव ब्रैकेट में कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के कारण द्रव नलिका में ऊपर या नीचे चला जाता है। द्रव के इस गुण को केशिका कहा जाता है। बच्चों थोड़ी सी आपको और डाउट दूर करता हूं, ये वृद्धि और कमी का मतलब क्या बोल रहे हो सर? हमने तो सुना नहीं कभी। केशिका की दो संभावनाएं होती है बच्चों। एक संभावना होती है बेटा वृद्धि करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, और एक संभावना होता है बेटा कमी करेगा नीचे की तरफ जाएगा। दोनों ही संभावना का एक ही फॉर्मूला होता है, इसलिए आपने जनरली वृद्धि सुना, क्योंकि वृद्धि का हमने ज़्यादा सुनाई कहानी। बच्चों यदि द्रव के अंदर आपने कोई पाइप टिकाई और पाइप में ऊपर द्रव चला जाए बेटा, उसको केशिका वृद्धि बोलते हैं। ये जब होगा संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। जो बच्चों ग्लास में, कांच में और पानी में ऐसी संभावना होती है। एक होती कमी बच्चों, जब आपने कोई द्रव को ऐसे भरा और ऐसे 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 ऐसे, तो यहां बच्चों ये भी हो सकता है कि कुछ नीचे चला जाएगी। ये कब होता है बच्चों? जब आपने पारे को कांच में डाला हुआ है, जब संपर्क कोण का मान बच्चों आपका 90 डिग्री से ज्यादा है, या नॉन वेटिंग लिक्विड आपका डाला हुआ है। ये कौन सा था? ये था बच्चों पानी कांच में, पानी और कांच वाली कहानी थी, सही है क्या? जनरली हमने ये सुना, उसकी बजाय नीचे देखो बेटा मैंने शेप भी ऐसी बनाई है। ऊपर जाएगा ऐसी शेप बनेगी ऐसी, और नीचे जाएगा देखो शेप ऐसी बनाई है। ये कैसी बनाई बेटा? उत्तल, और ये कैसी आपने बनाया करती अवतल, सही है क्या? दोनों चीजें संभव है। सर फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा सुनना एक बार बच्चों, ये पाइप ये ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ बेटे यहाँ तक, ये मान लो बेटे ऐसा ऐसा आपका h ऊंचाई तक पानी चला गया। मुझे बताना कितनी ऊंचाई हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी और वृद्धि का की फॉर्मूला कितनी हुई बता रहा हूँ बच्चों। अलग से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सर ये पाइप थोड़ा सा मोटा यहाँ बना लिया। सर ये पृष्ठीय तनाव T आ गया। और एक बात और देखना सर, ये कोण क्या होता है? कोण यही था क्या? हाँ। और थीटा यही था क्या? हाँ यही था। कंटेनर का और किसके बीच में कोण था बच्चों? ये आपका आकृति के बीच में कोण था। इसको मैं लिख देता हूँ चलो थीटा, सिंपल थीटा सी के बजाय। बच्चों टी का एक कंपोनेंट यहाँ ब्रेक कर दो यार, एक यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? टी कोस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? टी साइन थीटा। सर एक बल तो आएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव क्या है बच्चों? ऊपर की दिशा में टी कोस थीटा, और लंबाई क्या सर? ऐसी। मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में? बल हमेशा लंबाई के लंबवत है। ये लंबाई है सर। यदि इसकी त्रिज्या r है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पाई r। अरे वही जो आपकी परिधि है वही तो क्या है? लंबाई। और ऊपरी तरफ बल क्या बच्चों? t कोस थीटा गुणा में 2 पाई r। ये कौन सा बल मैंने बनाया बच्चों? जो पृष्ठीय तनाव के कारण। किसको कौन बैलेंस करेगा? सर ये पानी जो इसके अंदर भरा हुआ है, इसका भार लिख देता हूं बच्चों। ये कौन सा है बेटा? ये पानी का भार है। और पानी का भार कैसे लिखा जाएगा? सर टी कोस थीटा यही का यही, 2 पाई r यही का ही। भार कैसे आएगा सर? घनत्व गुणा में आयतन। आयतन कैसे लेते हैं याद आपको? पेन का आयतन, पेन का क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। तो ट्यूब का आयतन, तो ट्यूब का क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। लंबाई की क्या बेटा? यहाँ h। इंटू में g किया, mg किया, तो बेटा पाई r कैंसल, उत्तर आ जाएगा बच्चों h इज इक्वल टू 2t कोस थीटा बटे में रो आर जी। सही है क्या बच्चों? यहाँ मैं एक स्टार पॉइंट भी लिखवा देता हूँ। यदि इफ आपका बच्चों देखो घनत्व कभी चेंज नहीं होता, यदि आर आपके पास ये तनाव भी सेम है, घनत्व भी सेम, और जी भी आपका सेम है, यदि आपका सब कुछ सेम है, योर रो आर एंड टी आर सेम, यदि ये आपके सेम है, समान है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितनी पतली नलिका आप लोगे उतनी ही ऊंचाई ज्यादा पानी चढ़ेगा। सही है क्या? यदि तनाव और रो और टी का मान आपको सर जी तो कांस्टेंट बेटा, थीटा भी आप सेम ले लोगे। अब देखना बच्चों घनत्व वही है कि नहीं, दर आपने बदल तो नहीं दिया। यदि घनत्व और तनाव सेम है
तो आपका H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितनी यदि मैंने बोला पानी में पहले टिकाया मैंने 1 सेंटीमीटर, फिर टिकाया 1.5 सेंटीमीटर, तो जितनी आप R ज़्यादा लोगे इतनी ही ऊंचाई कम होती चली जाएगी। मैं जानता भी हूँ क्योंकि भार को बैलेंस करना, सही है क्या? बना शाबाश। चलिए विस्कोसिटी लिखा हुआ बेटा ना, छोटा सा पोर्शन ये बचा हुआ इसका, ये कराता हूँ बस आज। जितने बच्चों अब तक हमने फ्लूइड पढ़ा, जितने तरल आपने पढ़ा, उसमें किसी में भी विस्कस नहीं लिया था। विस्कस का मतलब या विस्कोसिटी मतलब सिंपल एक ही बात है, जैसे बच्चों ठोस में घर्षण होता था, ये तरल का घर्षण होता है, एक बात तो ये आ गई। जैसे घर्षण का सवाल वहाँ बनता था, सर आगे क्या बल लगा हुआ, घर्षण बल क्या है, त्वरण निकालना, तो एक्सटर्नल बल आप ले लो, घटा लो आप घर्षण को और डिवाइड बाई, ऐसे ही सारी कहानी यहाँ भी है। कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ सुनो बच्चों, यहाँ 2 तरीके से देखा जाएगा बेटा, एक मैं देखूँगा यहाँ द्रव के लिए और एक देखो बच्चों मैं गैस के लिए। गैस में भी बच्चों अलग अलग 2 संभावनाएं बनेंगी। एक बने बच्चों आपका ओके कम प्रेशर के लिए, कम दाब के लिए, और एक बनेगी बच्चों आपका ज़्यादा दाब के लिए। अच्छे सुंदर ना बात को बच्चों, कम दाब और ज़्यादा दाब का मतलब होता है, आपको पहले बताता था जब मैं आपकी KTG पढ़ाता था कि बच्चों यदि कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अणुओं की संख्या यदि कम है तो कम आपकी टक्कर लगेगी दीवार से, यदि दीवार से कम टक्कर होगी तो कम आपका संवेग में परिवर्तन होगा, कम संवेग का परिवर्तन होगा तो दाब भी कम होगा, इस टाइप की बात है। तो जब भी आपको कोई कम दाब बोलता है इसका एक ही मतलब है, जो आपकी अणुओं की संख्या बच्चों वो क्या है, कम है। अणुओं की संख्या जो है बच्चों कम है आपके कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कोई बच्चों ज़्यादा दाब बोलता है इसका मतलब होता है बच्चों ज़्यादा या अणुओं की संख्या ज़्यादा है, अणुओं की संख्या जो है बच्चों आपकी ज़्यादा है। एक बात अच्छे सुनना बच्चों, कैसा बोलता हूँ, उसने बोला सर टेम्परेचर बढ़ने के साथ यदि आप तापमान बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या विस्कोसिटी द्रव के साथ अलग तरीके से बिहेव करती है और या गैस के साथ अलग करती है, वो सोचते हैं थोड़ा। देखो एक बार, जब आपने बोला बच्चों जब एज तापमान बढ़ेगा, जैसे तापमान बढ़ता है तो बच्चों द्रव के लिए विस्कोसिटी का मान कम हो जाता है, विस्कोसिटी का मान कम हो जाता है। क्यों सर, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे पास पास रहते हैं, जब आपने तापमान बढ़ाया तो उनकी जो अंतराणुविक बल था वो कम, क्योंकि सर जैसे तापमान बढ़ता है थोड़ा दूर दूर जाके वाइब्रेट करते थे, तापमान आपने बढ़ाया तो अंतराणुविक बल कम हो गया तो आराम से फ्लो करने लग गए। इसका मतलब अंतराणुविक बल में 2 टाइप की चीज़ आपने पढ़ी थी, एक आपने कोहेसिव, एक आपने एडहेसिव। सर पानी और पानी, यदि द्रव की बात करते हैं पानी और पानी के अणु के बीच में जो बल है उसका मान कम हो जाता है, सही है क्या? इस टाइप की बात मैंने कब बताया था, पृष्ठीय तनाव में बताया था, और बच्चों संपर्क कोण में बताया था। जब आपका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी तो पृष्ठीय तनाव भी कम, इसी टाइप की यहाँ भी चीज़ है बच्चों। ये पानी नीचे चलता था आपस में ऐसे घर्षण करता होगा, घर्षण किसके बीच में, पानी और पानी की लहर के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। जब तापमान बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम हो जाती, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोहेसिव फोर्स कम होती है, इसलिए। आगे देखो बच्चों, इसको मैंने कैसे बताया आपको, अंतर आणविक बल से समझाया कि जैसे 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 दूर होगा आपका तापमान बढ़ने से अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी और आराम से फ्लो करने लग जाएगा। गैस के लिए समझते हैं, गैस में 2 अलग अलग संभावनाएं है बेटा, क्योंकि गैस की लेयर नहीं बनती है। अरे पानी की तो या द्रव की तो लेयर बनती है, गैस की कोई लेयर थोड़ी, गैस तो हर जगह अलग अलग डायरेक्शन मूव करती है, तो इसके अलग तरीके से समझा सकते हैं। जब आपके कम अणु है बच्चों, कम अणु है तो वहाँ पे जब आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाने के कारण बच्चों यहाँ पे विस्कोसिटी क्या करती है, बढ़ती है। इसको समझाने का एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है बच्चों, जो भी रैंडम तापमान बढ़ाने से आप जानते हैं सर गैस की स्पीड बढ़ेगी, गैस की स्पीड में टक्कर लगेंगी। ये मैंने किससे बताया बच्चों, ये आपको बताया मैंने अणुओं के बीच टक्कर या नंबर ऑफ कोलिजन से, कितनी आपकी टक्करों की संख्या उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि सर आपके पास हैं 2-3 मॉलिक्यूल, क्योंकि बच्चा आपके पास जैसे तापमान बढ़ा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे बच्चा 3 ही बच्चे बैठे हो, पीछे गजेंद्र जी आपकी पिटाई शुरू करें तो आपको गेट से निकलना है, जैसे पीटने लगा तो आपके एकदम हड़बड़ाहट हो गई, भागने लग गए। लेकिन 3 बच्चे थे अलग अलग जगह बैठे, तो गेट से निकलना एक कंपेरेटिवली सरल काम है। जैसे हमने तापमान बढ़ा, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, आपस में टकराने की संभावना कम है, इसलिए बच्चों यहाँ विस्कोसिटी आपकी कम होती है। दोबारा सुनते हैं बच्चे, ये रूम खचाखच भरा होता, यहाँ बच्चे बैठे थे 60-70, फिर ये पीटता गजेंद्र, तो फिर वहाँ से निकलने की संभावना क्या होती है, वहाँ से 2-3 जाते लड़के फंस जाते, ये अब ज़्यादा भीड़ लगा लेते। जो आप यहाँ 1-2 आराम से निकल पाते खोला गेट पे, लेकिन यहाँ एकदम पिटाई करता, एकदम मतलब पिटाई छोड़ दो आप चाकू मारने लग जाता कि मतलब मारेगा आप, जान से मारेगा। तो यहाँ आखिर में क्या, तो बहुत भीड़ हो जाती, फंस जाते, तो 2-10-5 बच्चे निकल पा जो निकलने चाहिए वो भी ना निकल पाते। तो जब यहाँ तापमान बढ़ता है बच्चों, इस टाइप की संभावना में क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ती है
बच्चों कारण सिर्फ रैंडम मोशन है सर। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन है, नंबर ऑफ कोलिजन बहुत बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बहुत बढ़ जाएंगे तो सर विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। कम में टक्कर नहीं बढ़ेगी, कम में भी टक्कर बढ़ती होगी, लेकिन संभावना कम है एक दूसरे से टकराने की। जब कम मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने की संभावना कम है, इसलिए बच्चों निकल जाते हैं टक्कर होने से पहले ही। सही है क्या? बना रखे बच्चों, 1-2 लाइन पहले लिखवाता हूँ। विस्कोसिटी लिखो, यह तरल की सतहों के बीच होने वाला घर्षण है। यह तरल की सतहों के बीच होने वाला घर्षण है। अंग्रेजी हिंदी का इतना फर्क नहीं होता, बस जैसे विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी ही है, ये भी आप जान जाते हैं लिक्विड है। कहीं कहीं एक दो वर्ड का फर्क होता है। ये कंसेप्ट सीधा बनता है, दाब है, तापमान बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगा। लेकिन यदि बच्चों गैस है तो 2 तरीके सोचना पड़ेगा, कम और ज़्यादा दाब, कम दाब कम मॉलिक्यूल टकराने की संभावना कम, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा मॉलिक्यूल में ज़्यादा टक्कर होगी, एक्चुअली यहाँ दरवाजे पे भिड़ जाओगे। लिख भी लेना बच्चों, बच्चे पीटने वाली कहानी, बच्चे पीटने वाली कहानी थोड़ा सा भी याद रहेगा, क्या बोला था ना। पीटने से फिर भी आपको लगता है कि हम क्यों इकट्ठे होंगे, साथ 2 थप्पड़ खा लेंगे। जब आपको ये पता ना पीछे गजेंद्र गोलियां मार रहा, फिर तुम समझ जाओगे हाँ हो सकता है हम भीड़ हो जाए और हम निकल ना पाए, है ना। बच्चों यदि घर्षण बल भी होना चाहिए। यदि अपने पास कोई विस्कस है, घर्षण है, तो उसके कारण कोई बल भी लगना चाहिए। अच्छे सुनना इस बात को बच्चों। यदि कोई भी, अब मैं तरल बोल रहा हूँ बच्चों, है ना। देखो मैंने गैस और द्रव दोनों ले लिए सर। आपका पृष्ठीय तनाव में मैंने सारा द्रव आपको पढ़ाया है ना, ज़्यादातर चैप्टर में द्रव पढ़ा। अब मैं बच्चों गैस के भी साथ में ले रहा हूँ। देखो अच्छे से बच्चों, मैं मानता हूँ बेटे ऐसा आपके पास एक पाइप है, इसके अंदर तरल बहता, चाहे बच्चों ये लिक्विड हो चाहे बच्चों ये गैस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे बह रहा है। तो बच्चों जो पाइप के कारण, जो आपका नीचे पाइप है, इस पाइप के कारण बेटा, इस पाइप के कारण एक घर्षण बल लगा। कितना घर्षण बल लगाया सर? FV लिख रहा हूँ बच्चों मैं। V माने विस्कस, F माने बल। तो ये होता बच्चों आपका dV/dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं बच्चों गति प्रवणता, है ना। आपको बता दूंगा ताप प्रवणता ऐसे होता था कि टेम्परेचर सर, ताप प्रवणता ऊपर चेंज इन तापमान आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? पोजीशन। ये बच्चों एक विशेष बात आपको देखने के लायक, ध्यान देने लायक है बच्चों। यहाँ प्रवणता आपने हमेशा x की दिशा में देखी, dV/dx, dt/dx, लेकिन ये क्या y? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बेटा सर, ये लिक्विड की लेयर है, ऑब्जेक्ट का नहीं बोल रहा मैं सर, ये द्रव या गैस की अलग अलग लेयर है। यदि मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पे गति जो है v1 का मान 1 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पे इस आपका लेयर का, इस सतह का v2 का मान जो आपके पास है, मान लो बच्चों 9 मीटर प्रति सेकंड, और ये जो गैप है बच्चों मान लो आधा मीटर है। यदि मुझे कोई बोल दे dV/dy बनाओ, तो मैं करूँगा सर ऊपर वाला बटे में 10 और बटे में 1/2, 16 मीटर प्रति सेकंड, और ये भी मीटर क्या आ जाएगा बेटा? 16 पर सेकंड। बात समझ में आई बच्चों? आपको वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में देखना है। और सर क्या ऑब्जेक्ट को देखना, वस्तु को देखना नहीं, वस्तु को देखना मुझे लेयर को देखना, पानी या द्रव की सतह को देखना, नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह। सही बच्चों, dV/dy किसका मान मैंने लिया? पानी का लिया, द्रव का लिया या गैस का लिया, मैंने ऑब्जेक्ट का नहीं लिया है बच्चों। एक इसके ऊपर एक डिपेंड करता है क्षेत्रफल के ऊपर। सर क्षेत्रफल कौन सा? जो संपर्क में है, संपर्क क्षेत्रफल। बस बच्चों आपको ये 2 वर्ड ध्यान देने हैं कि dV/dy जो लिया बच्चों वो वर्टिकल में। आपको कोई कंफ्यूज करेगा कि एक पानी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m का, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये मत बोलना ना सर नियत गति बोल दी ऑब्जेक्ट की तो dV तो 0 हो गया। अब ये मत बोल देना सर यदि कोई ऑब्जेक्ट है नियत गति से पानी के ऊपर चलता तो dV का मान 0। मैंने क्या बोला? dV कैसे लेना है? ऊर्ध्वाधर की दृष्टि में, आपकी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में लेना, यहाँ और यहाँ देखना। x की दिशा में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है बच्चों। यदि लिखा जाएगा तो FV क्या आ जाएगा? ईटा कोफिशिएंट आ गया, ये आ जाएगा AdV/dy। बच्चों ईटा की चाहो तो आप ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो। ईटा क्या बन जाएगा सर? ये आपका मीटर है, मीटर स्क्वायर, ये मीटर, 1 मीटर बच गया, ये मीटर पर सेकंड है। देखो बेटा ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर, ये मीटर पर सेकंड क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस चीज को बोला जाता है बेटा पॉइसली, इसको लिखते हैं बेटा PI। पॉइस जैसे पास होता है बेटा, ये 1 पॉइसली का मतलब होता है। CGS यूनिट आप इसकी लिखोगे, CGS यूनिट होता है 10 टाइम्स ऑफ, जैसे आपको याद है एक बार 1 न्यूटन में क्या लिखते हैं? 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन। एक अर्ग को क्या बोलते हैं बच्चों? 10 की पावर 7। तो सेम ऐसे यहाँ होता है। CGS यूनिट की होती है पॉइस। तो यदि इसको बोलेगा 1 पॉइसली, SI यूनिट किसके बराबर होगा? 10 पॉइस के बराबर होगा। तो कैसे पता चला? करके देख लो। डाइन, इसकी जो डाइन लिख दो 10 की पावर 5, इसके सेंटीमीटर 10 की पावर 5 और 10 की पावर 4, क्या बच जाएगा? 10।
वो यूनिट कन्वर्जन से भी आपको आ जाएगा। बस यहाँ विशेष ध्यान किस बात का देना सर, जो आपको गति की प्रवणता देखना हो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है, ये जो क्षेत्रफल लेना हो संपर्क क्षेत्रफल आपको लेना, सही है क्या? बनाओ शाबाश बच्चों। इसके कितने सवाल बना लो, जितने एनएलएम में बनाए सारे संभव हैं। फिलहाल एक मैं ऐसे ही बता रही थी, वैल्यू डाटा नहीं पुट कर रहे, जितने पुल्ली वाले सवाल थे सारे हैं। देखो बेटा कैसा कि 3 किलो है, यहाँ आपका 2 किलो है और बीच में ऐसे ऑयल की लेयर है ऐसे। उसने बोल दिया dv/dv की आपकी वैल्यू है ऐसा। ईटा भी दिया हुआ है, ईटा दे रहे बेटा 2 × 10⁻³ बच्चा आपको ये भी दे दिया, क्षेत्रफल भी आपको दे देगा। ये तो बता रहे बच्चा क्यूब है, ये क्यूब की साइड आपकी मान लो कुछ भी 1 मीटर, तो आप एरिया निकाल लोगे। ये आपको एरिया दे दिया मान लो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ। चलो 10 आपको बोल दो एक्सेलरेशन आप बताओ और टेंशन आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फ्रिक्शन निकाल दे वैसे फ्रिक्शन निकाल देना यहाँ। अब फ्रिक्शन की वैल्यू FV हो जाएगा बच्चों, उसकी वैल्यू क्या बेटा ईटा A dv/dy सब दिया हुआ है। 30 माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाई टोटल मास, पहले की आवाज सेम कहानी। ये सवाल आप अच्छे से देखो, यहाँ वाला सिंगल स्टार PMT बनाओ। इंक्लाइन प्लेन है, एक क्यूब यहाँ रखा हुआ, क्यूब की साइड जो बच्चों आपकी वह A है, एक भुजा A है और यहाँ बच्चों ऐसे OL है। ये एंगल आपका 37 डिग्री है, ऐसा कुछ सवाल है। यहाँ आपको बताना है इसकी वैल्यू A की पूछ ले बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है वो भी पूछ सकता है, या मैं बोल दूँ यदि बच्चा आपका घन जो है वो नियत चाल से चलता है। मैं बता दूंगा घन जो है आपका नियत चाल से चलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका FV और mg sin थीटा का मान समान है, सही है क्या? एक जैसी वैल्यू है। उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, ईटा पूछ ले बच्चों, dv/dy पूछा जाता है जनरली। देखो एक बार एक सवाल लिखवाता हूँ। एक घन लिखो बच्चों, एक घन जिसकी भुजा A है, एक घन जिसकी भुजा A है, एक इनक्लाइंड प्लेन, आप लिखना नत तल जो भी है, नत तल ब्रैकेट में थीटा 37 डिग्री ब्रैकेट बंद पर रखी गई है, पर रखा गया है। यदि घन और नत तल के बीच में एक तेल की सतह हो, यदि नततल और घन के बीच में एक तेल की सतह हो जिसके कारण घन नियत वेग से चले, नियत वेग को अंडरलाइन करो बेटा, जिसके कारण घन नियत वेग से चले, तो गति प्रवणता का मान ज्ञात करें। बच्चों अच्छे सवाल को सुनो। पहले बेटा आपको ये मिसकंसेप्ट मत होना सर, यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता है तो एक तो आप समझ जाओगे सर। देखो जो भी आगे बल लगता है, यहाँ क्या लगा बच्चों mg sin थीटा, और mg sin थीटा कौन बराबर बैलेंस कर रहा है बच्चों? जो भी घर्षण है, घर्षण क्या होता है बच्चों यहाँ पे FV। तो आपको आइडिया लग जाएगा सर mg sin थीटा का जो मान है वो FV के बराबर है, सही है क्या सर? m लिखा हुआ क्या? नहीं दिया हुआ, m नहीं दिया, उसने क्या बोला बच्चों? साइड दिया हुआ घन की। तो क्या कर सकते घनत्व, और ये आ जाए A³ g sin 37 डिग्री। सर इसका मान क्या था बेटा? ईटा A। सर क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल लेंगे जहां टिका हुआ है घन है बच्चा, ऐसा टिका हुआ तेल के ऊपर देखिए A ऊपर भी है, तो नीचे टिका हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? संपर्क वाला क्षेत्रफल कौन सा बेटा? ये वाला। यदि ये अपने घन है एक साइड, ये ऊपर तक है, तो ये A और ये A, तो क्या बन जाएगा? A का वर्ग dv/dy। अब ये मुझे बोल सकते सर, जब आपने खुद ही बोल दिया नियत वेग है तो dv को 0 ले लो ना। dv/dy कौन सी होती है? जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज है। ये कैंसिल किया बच्चों, क्या बन जाएगा? dv/dy का मान सर ये सिग्मा आपका रो Ag, ये बच्चों 3/5, ये ईटा और dv/dy बच्चों आपका वैल्यू आ जाएगा dv/dy का 3/5 रो Ag बटे में ईटा। सही है क्या? बनाओ शाबाश। सिंगल स्टार PMT मार्क भी करो। बस एक टाइप का ये काम ने अच्छे से, यदि कोई भी यदि बीच में कोई भी आपका लेयर बना हुआ घर्षण ही देना चाहे तरल पे, तो घर्षण आ जाएगा ईटा A dv/dy। यहाँ याद करने की बात यदि बच्चों A जो क्षेत्रफल लेना, संपर्क क्षेत्रफल आपको लेना है, और जो dv/dy का मान है बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में परिवर्तन है, या
गति प्रवणता जो है आपकी वो आपकी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में बनाया क्या। गुड। अब देखो स्टोक का नियम बच्चों, ये एक विशेष, हाँ ये बना लो, ऐसे बस बताया था, ऐसे लिखना तरीका। भाई चाहो तो तुम ऐसे, तो बेटा मैं चाहूँ तो इंक्लाइंड प्लेन वाला दे दूँ, ऐसे दे, कुछ भी दे दूँ, बस आप घर्षण निकाल दे रहे। घर्षण से किसका माना जाएगा, इसका, और इसका वैल्यू वहाँ घर्षण म्यू एम जी होता है बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल था, यहाँ घर्षण क्या आ जाएगा ईटा डी वी बाई डी वाई। सवाल वही के वही सारे एन वाले बन जाएंगे। ऐसे तो ऐसे बना के दिखा था कि इस टाइप से सवाल बन सकता है। बना लो डायग्राम, तो आप बना लो, ट्राई कर लेना, आंसर आ जाए। देखो बच्चों एक और, स्टोक का नियम, स्टोक स्लो बच्चों, स्टोक का नियम बच्चों, ये एक फिक्स चीज था। स्टोक ने क्या बताया, इसमें क्या था बच्चों, कैसा भी ऑब्जेक्ट रखा हो सकता, कैसी वस्तु थी, चाहे घन रखो कुछ भी। स्टोक ने क्या बोला, यदि कोई गोलाकार वस्तु है, एक बात गोलाकार के लिए वैलिड है बस। स्टोक ने नियम दिया बच्चों, यदि कोई गोलाकार वस्तु है और बच्चों एक विस्कस तरल के अंदर ये चलती है, गोलाकार वस्तु होनी चाहिए एक कंडीशन, और विस्कस के अंदर ये चल रही हो, मान लो वी गति से चलती है। विस्कस सारे ही तरल विस्कस है, सब में ही घर्षण होता, माने ना माने, चाहे बच्चों जैसे घर्षण हर जगह चल रहे तब भी घर्षण है, तो हर जगह तरल के बीच में आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपकी ऊर्जा की हानि होती है, तो वहां हर जगह ही विस्कस होता है। लेकिन फिर भी कंडीशन बताया, जब भी कोई गोलाकार वस्तु किसी विस्कस तरल में जाएगी, उसके ऊपर एक विस्कस बल लगेगा, उस बल का मान होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। आर क्या है सर, यहाँ आर है बच्चों आपकी गोले की त्रिज्या, सही है क्या, गोले की त्रिज्या आपकी आर है, और बच्चों वी क्या आपकी गति है। गति कौन सी सर, सर ये विस्कस बल लगेगा किस साइड, अरे एयर फ्रिक्शन, एयर का घर्षण कैसे लगता था सर, जिस दिशा में चलता है उसकी उल्टी दिशा में तो घर्षण बल लगता है, नीचे जा रहा तो बच्चों विस्कस कहाँ लग जाएगा, ऊपर की दिशा में, सही है क्या। एक लाइन में आप दिखाता हूं, स्टोक के अनुसार जब एक गोलाकार वस्तु, बच्चों गोलाकार को अंडरलाइन करो, स्टोक के अनुसार जब एक गोलाकार वस्तु एक विस्कस तरल में v गति से चलती है, जब एक गोलाकार वस्तु विस्कस तरल में v गति से चलती है, उसके ऊपर एक विस्कस बल लगता है, उसके ऊपर एक विस्कस बल लगता है जिसकी दिशा गति के विपरीत होती है, सही है क्या, जिसकी दिशा गति के विपरीत होती है। बनाओ शाबाश बच्चों, ये वो किसी के लिए भी वैलिड था बच्चों, ये सिर्फ गोलाकार वस्तु के लिए ही वैलिड है। कंडीशन है गोलाकार होना चाहिए और विस्कस तरल होना चाहिए, तब जाके लगाया 6 पाई ईटा आर, सीधा लिखा। बच्चों यदि डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक छोड़ूंगा, पहले नंबर आएगा जो छिद्र से आपने गति निकालनी सीखी थी सर, नीचे है तो टाइम है, ऊपर है तो आपका v का मान था, तो वो टाइप की चीज आपको आनी चाहिए बच्चों। v का मान था √2gh, h कितना, जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, नीचे कितना है सर, उसके टाइम आता नीचे वाले से, वो पहली चीज थी। दूसरी नंबर की चीज जो बच्चों हमने पढ़ी थी, कैपिलरी का राइज था 2t cos थीटा बटे में ρ/r(g), सब कुछ यदि समान है तो h और r जो व्युत्क्रमापाती हैं, यदि आपकी भीड़ी आप छोटे वाली यदि पतली पाइप लोगे तो हाइट आपकी बढ़ जाएगी। ये भी आपको समझा था बच्चों मैंने शायद कि यदि, अच्छा वो आपको लिखवाने लिखो, आपको ये मैं वहाँ नहीं समझा, शायद अब बता रहा हूँ कि बच्चों यदि पाइप है कोई, यदि कोई पाइप है बेटा, उस पाइप में 10 सेंटीमीटर पानी यदि मान लो बच्चों आप कहीं टिकाते हो तो 10 सेंटीमीटर पानी ऊपर जा सकता है। कारण मैंने समझाया था, पृष्ठीय क्या कारण था, एक कारण था कोहेसिव बल या पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव के कारण ऊपर की तरफ जाता है, एक बात मैंने समझा। दूसरा कारण मैंने समझा था बच्चों कि पानी का जो अणु है वो कांच को ऐसे दिखता है, ऐसे उसकी तरफ ऐसे पकड़ता है, इस तरह वो एक्चुअली एडहेसिव बल के कारण भी ऊपर जाता है, ऐसे मैंने समझाया था। तो मुझे किसी ने ऐसा सवाल पूछा कि सर कोई ऐसी पाइप है कि आपने दरों में टिकाई और 10 सेंटीमीटर पानी चला गया, पाइप आपने दरों में टिकाई और 10 सेंटीमीटर तक ऊंचाई हो गई पानी की, हमने बस उस पाइप को आपने काट दिया, 5 पे से काट दिया, अब ऊंचाई ही नहीं है आपके पास 10, अब वही पाइप आप टिकाओगे तो क्या करेगा, पानी जाना कहाँ तक चाहता है 10 तक, लेकिन पाइप की लंबाई ही क्या है 5। तो ऑप्शन ऐसे पूछा आपसे कि पाइप में से ऐसा फवारा बन के जाएगा क्या, ये प्रैक्टिकल सवाल है। पाइप को पकड़ो, सिंपल जो सप्लाई आती पानी की उसको ऐसे पकड़ो, यदि पानी ऐसे ऐसे गिरता है, यदि गति कम है और तेज गति है तो ऐसे जाके ऐसे गिरता है ना। वो बोला ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, मतलब धीरे धीरे गिरेगा कि फवारा बनेगा कि पानी कहीं नहीं जाएगा, बस ऐसे ही रह जाएगा।
ऐसा सवाल बनता है। और यदि ये ट्यूब आप ऐसी ले लेते हो, ऐसा पाइप ले लेते हो जिसकी लंबाई इनसफिशियंट है, सफिशिएंट माने बहुत होती, इनसफिशिएंट माने छोटी लंबाई की यदि आपने पाइप ले ली तो क्या पानी का फवारा बन सकता है? क्या पानी साइड में गिरेगा? पानी वहीं रहेगा। तो कारण से समझ में आएगा सर तनाव है, हाँ तनाव है। फिर भी मैंने एक दूसरा कारण भी बता। दूसरा कारण क्या था बच्चों कि ये पानी का अणु कांच को देखेगा, ऐसे कांच की तरफ अट्रैक्शन ऐसे पकड़ लेगा, यहाँ वाला अणु ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर गए थे। तो जब मैं बोल दिया इसके ऊपर पाइप ही नहीं तो किसके अट्रैक्शन करा? किसी का नहीं। और जब आपका आकर्षण बल ही ऊपर नहीं तो ऊपर नहीं जाएगा। बेशक से आप छोटी पाइप ले लो, पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, बस उस पाइप बेशक तो 10 सेंटीमीटर जाना चाहिए था, लेकिन पाइप यदि आपने 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर जाएगा, रुक जाएगा, फवारा नहीं बन पाए। कारण क्या है सर? वहां पे एडहेसिव बल नहीं है तो नहीं जाएगा, ऐसे समझा बच्चों। एक चलो कैपिलरी राइज आपका इंपॉर्टेंट था, 2t cos थीटा बटे में रो आर से याद आया था। एक बच्चों आपका लास्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड कहा जाता है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल गति। बच्चों ऐसे ही बता रहा हूं बस। टर्मिनल गति का मतलब होता है सिंपल एक ही बात है बच्चों। टर्मिनल गति जब भी आपको निकालनी है, इसका मतलब होता है बच्चों नियत वेग या नियत गति की आप बात कर रहे हो। सर जब भी आपको नियत गति आपको करना तो एफ नेट का मान क्या करना पड़ेगा? 0। अरे जब कोई बल नहीं लगा जब तो मैं बोल सकता नियत गति है, अदरवाइज तो नहीं हो सकती है। इसके क्या करता है बच्चों, अब अच्छे सवाल को समझना, फिर आपको ढंग से मैं फटाक से बना दी ना डेरिवेशन। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब बच्चों आप यहां से मत निकालना, फॉर्मूला रट्टा मार लो। टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल गति का मतलब दिमाग में बिठा लेना सर, ये नियत गति का नाम ही टर्मिनल होता है, एक बात। दूसरी बात सर इसका मतलब वहां पे बल क्या होगा? 0। अरे जब नेट बल 0 तभी तो त्वरण नहीं आएगा, और त्वरण नहीं आएगा तो गति में वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा संभाल देखो एक बार आप बच्चों, अपने पास एक कंटेनर है, जैसे सिंपल पानी की बाल्टी, यहाँ ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है। एक गोला आपने ऐसे यहाँ पकड़ा हुआ है। अच्छा सुना बेटा, गोले का बच्चों mg नीचे की दिशा में मान लो 100 जूल, आपका 100 न्यूटन, और कोई बल लग रहा जब तक ऊपर नहीं सर। जैसे ही बच्चों गोला थोड़ा सा नीचे डूबा, आधा डूबा और आधा बाहर, तो जैसे थोड़ा डूबने लग गया, डूबने का मतलब पानी हटाने लगा, पानी हटाने का मतलब बायंसी बल आने लग जाएगा। सर बायंसी बल आ गया सर, ये आपका 100 नीचे तो 100 न्यूटन, और बायंसी बल आ गया मान लो 10 न्यूटन, तो नीचे कितना बल बच गया बच्चों? 90 न्यूटन। सर कुछ बल है तो त्वरण होगा, त्वरण यदि है तो गति भी बढ़ेगी, नीचे गया गति बढ़ी। फिर कहीं ना कहीं बच्चों ये गोला पूरा डूब गया, गोला पूरा डूब गया। इसके ऊपर 2 चीजें हैं बच्चों, अब एक नीचे की दिशा में बच्चों आपका भार है, और एक बच्चों ऊपर की दिशा में आपके पास यहाँ बायंसी बल है। सही। सपोज बच्चों डूबने के बाद mg का मान नीचे 100 है, और बच्चों इसका जो बायंसी बल है मान लो 60 है। सही है क्या? क्या अब भी नेट बल नीचे बचा? हाँ सर अब भी त्वरण है। फिर मैंने क्या बोला था, स्टोक ने बताया सर जैसे भी कोई विस्कस या तरल में चलता है और v गति से चलता है, कोई ना कोई आपका आएगा विस्कस बल, उसकी दिशा भी क्या थी बच्चों? गति की उल्टी, नीचे जरा गति ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा? विस्कस बल। क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों धीरे धीरे v बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सर? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में नेट बल है, तो v बढ़ेगा तो विस्कस भी बढ़ेगा। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा mg नीचे 100, बायंसी फिक्स ऊपर 60, 20 ऊपर आ गया विस्कस, लेकिन अब भी कितना बच गया नीचे की दिशा में? 20। अब भी त्वरण, अब भी गति बढ़ेगी, फिर एफ वी बढ़ेगी। ना mg बढ़ रहा ना बायंसी बढ़ रहा, लेकिन एफ वी बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा? क्योंकि सर v का मान बढ़ेगा तो विस्कस बल भी बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, नीचे 100 mg, ऊपर 60 बायंसी, और 40 क्या आ जाएगा बच्चों? आपका विस्कस बल। अब नेट बल क्या हो गया? 0। नेट बल 0 होना मतलब अब त्वरण 0 और गति कैसी हो जाएगी? नियत। बच्चों इतनी कहानी जानता हूं मैं, जब भी टर्मिनल आपका कोई बोलता तो नेट बल 0 कर देते। यहाँ 2 बल मुझे दिखाई देते हैं सर, ऊपर की दिशा में बायंसी भी है, ऊपर की दिशा में विस्कस बल भी है, और नीचे की दिशा में सिर्फ और सिर्फ भार है। ये सब बराबर हो जाएंगे तो टर्मिनल। कभी भी आपको कैसा भी सवाल पूछे, आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना, जितने बल दिखाई दे रहे उनको ऊपर वाले को एक तरफ और नीचे वाले एक तरफ लिख लो, अपने आप टर्मिनल गति आ जाएगी। देखो दोबारा सर, बायंसी कैसे होता था सर? फ्लूइड की डेंसिटी गोलाकार था 4/3 पाई r क्यूब और इंटू में जी, और इसका क्या था बच्चों? 6 पाई ईटा आर वी। अब v को क्या लिख देता बेटा? टर्मिनल था vt। और बच्चों भार क्या था? भार मान लो बेटा गोले की आपकी जो है सिग्मा की डेंसिटी है, लेकिन आयतन अब भी क्या है? 4 पाई r क्यूब और गुणा में जी। देखो बच्चों मैंने मान लिखा जो सही है क्या? जो मैंने मान लिखा वो सही है क्या? एक बार देखो, एक बार मैंने लिखा बायंसी के लिए तो फ्लूइड की डेंसिटी गुणा में आयतन, कितना जो फ्लूइड का हटाएगा कितना हटेगा, जितना गोले का आयतन वही हटा होगा, इंटू में जी 6 पाई ईटा आर वी। सिंपल। बच्चों अब देखो जो चीज़ कैंसिल हो पा रही है काट रहा हूँ बेटा मैं। सर यहाँ है पाई, पाई और पाई, बेटे यहाँ पे एक आर, ये बच गया
स्क्वायर बच गया। बच्चों यहाँ कितना बेटा आपके पास, ये 3, ये 2 और बच्चों ये भी 2। देखो कॉमन करके दिखाता हूँ, 2/3 पाई आर, पाई तो कट गया था, 2/3 आर स्क्वायर और जी, ये कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और इस साइड ये भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास सिग्मा। देखो बेटा सर ये 3 ईटा इंटू वी टी एज इट इज, और ये आपका 2/3 आर स्क्वायर जी कॉमन सिग्मा, और ये माइनस रो, ये शर्ट चला गया, माइनस में कर दिया मैंने। वी टी क्या बन जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी, सही है क्या? ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। सिग्मा रो जो बच्चों किसकी है, ये तरल की घनत्व है, तरल का घनत्व, सही है क्या? जो आपका तरल का घनत्व, ये क्या था बच्चों आपका, ये वस्तु का घनत्व है। बच्चों मैंने ये रट्टा नहीं मारा कि पानी है, मैंने ये नहीं मारा कि रो पानी है, मैंने रट्टा ये मारा सर जो रो है वो तरल का घनत्व है और जो आपका सिग्मा है वो वस्तु का है। ऐसा क्यों रट्टा मरवा रहे, ऐसा क्यों बोलना चाहते हो? मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, कई बार सवाल ऐसे पूछता है कि बारिश की एक बूंद जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर नीचे गिरती है, तो बारिश की एक बूंद, अब बच्चों गोलाकार वस्तु क्या हो गई, बूंद हो गई। किस में गिरती है, हवा में। हवा कैसा है सर, विस्कस आपका तरल है। तो मुझे 2 चीजें इसमें बोलता हूँ, जब बारिश की बूंद नीचे गिरेगी उसमें रो पानी का कौन सा लेना, रो लेना कि सिग्मा लेना है? सर वस्तु के लिए क्या लिया था मैंने, सिग्मा। तो रो इसके पानी की डेंसिटी यहाँ आएगी, ये क्या, हवा की। हवा की लगभग 1 होती, छोड़ भी सकते। एक सवाल मैं लिखवाऊंगा, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, शुरुआत में बड़ा बड़ा बड़ा, फिर नहीं है तो वैल्यू, इसको आपने टर्मिनल बोला। वी पर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर आपके नहीं है तो वैल्यू। 0 से स्टार्ट किया माना मैंने, ऊपर से ड्रॉप किया ऐसा माना है। देखो बेटा बारिश की एक बूंद, बारिश की एक बूंद जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है हवा में गिरती है। बारिश की एक बूंद जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है हवा में गिरती है, उस बूंद की अंत्य गति ज्ञात करें यदि, उस बूंद की अंत्य गति ज्ञात करें यदि, ईटा सामने लिखा बेटा, सामने लिखा हो बाकी चीजें, ईटा का मान सामने दिया हो। बच्चों यदि मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, अच्छे से बात सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, क्या बच्चों टर्मिनल गति क्या रेडियस पे डिपेंडेंट? हाँ रेडियस पे है बेटा। सर क्या मास पे डिपेंडेंट है? क्या मास पे डिपेंडेंट है? अरे रेडियस वहीं से आई, कहीं मना कर दो, वो r³ था वो, इसीलिए r² उससे कैंसिल हो गई, बना, मना मत करना। देखो दोबारा कैसा सर, टर्मिनल गति आप बनाना चाहते हो, क्या बन जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी बटे में ईटा, और क्या था बच्चों ये, सर यहाँ एक गड़बड़ लग रही है, वस्तु 2/9 ठीक है, कितना बोला बेटा 1 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 और उसका भी वर्ग, और ये 10, नीचे क्या जाएगा बेटा ईटा 2 × 10 की पावर -3, ठीक। सर रो और ये क्या लें बच्चों, अपने माइंड में बैठा रो का मतलब 1000, रो का मतलब एक बैठा हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला वस्तु, वस्तु क्या यहाँ बूंद है, पानी की बूंद क्या बच्चों यहाँ वस्तु, और ये हवा में ऐसे चलती है ऐसे, तो पानी की बूंद की 1000 क्या लेनी पड़ी? सर एयर की घनत्व देना भूल गया, और जिसके तरल के अंदर चलता है उसको तो रो हमने माना था, उसका घनत्व देना भूल गया। भूला नहीं भाई, एयर का 1000 के सामने 1.1.2 होता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव करके 0 माना गया है, वो देना नहीं भूला, 1.2 है। तो बच्चों चाहे 998.8 हो चाहे 1000, बात एक ही है। सोल्व करेंगे सर, ये 2/9, ये ऊपर बच गया 10 की पावर -3, और ये 2 × 10 की पावर -3, और ये बच्चों 1000। कैंसिल करना बच्चों एक जैसी चीज़ों को, 1000 / 9, इतना ही था। ऐसे हम बाद में पढ़े, कल पढ़े।